अपर्णा। डायरेक्ट जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है अब। ठीक। ठीक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है जिसको कि मिसेज अपर्णा धीर जी हैंडल करेंगी। हमारे टीचर्स को बहुत कुछ सिखाएंगी। अपर्णा जी संस्कृत से पीएचडी हैं और संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता इनको कह सकते हैं कि बहुत इनको नॉलेज है। और हमारे बीच डॉक्टर साहब भी हमारे फाउंडर सर, और जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले जब सर मिले थे तो कि फाउंडर्स तो है ही हैं सर, लेकिन सर से इतनी सारी इतनी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं कि हमने इनको पिछली बार लक़ब दे दिया। कल भी मैंने ये मीटिंग में जो हमारी जिसमें बताया कि हमने माना कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक गॉड फादर होता है। तो मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने स्कूल के लिए सर को गॉड फादर माना है। और हमारे साथ अनुजा जी भी हैं जो टीसीएन मीडिया को चलाती हैं। आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे टीचर्स, सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो मैं अपर्णा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने विचारों से हमारे टीचर्स को कुछ सीखने का मौका दें। सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजता मा गृधः कस्य विद्धनम्। ये संपूर्ण जो विश्व है वो ईश्वर से ही आच्छादित है और उसी ईश्वर परम सत्ता जो है, परम सत्य जो है, उनको नमन करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो अफजल मैडम है और सारा जो हमारे स्कूल का स्टाफ है उन सबके प्रति बहुत अधिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यान के लिए, इस वर्कशॉप के लिए सोचा और साथ में यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और उससे भी पूर्व सबसे जो हमारे यहाँ पर फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आईनेट्स के भी, कुरोम विद्यालय के भी प्रोफेसर बलराम सिंह जी, उनके प्रति भी हम हृदय से उनका धन्यवाद भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। हृदय से उनका स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि सर के लिए इस समय जुड़ना थोड़ा टाइम का बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनके वहाँ बहुत रात भी है और साथ में उनको सुबह कल अर्ली मॉर्निंग का ही निकलना भी है। बट सर ने हमें समय दिया तो उनके लिए बहुत बहुत आभार। और साथ ही हमारे साथ अनुजा जी जो कि हमारे इस प्रोग्राम को सारा कंडक्ट भी कर रही हैं और साथ में ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं थ्रू दिस लिंक, और वो भी हमारे साथ, उनकी हमेशा सहभागिता रही है हर कार्यक्रमों में, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारा आज का विषय है, सीधा विषय पर आते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल है सबको? जी जी। हमारा जो छोटी सी बात एक हुई थी आपस में कि हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हमें पता लगे कि जिससे कि, क्योंकि हम हर कोई अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं या हम कहें कि एकदम हम पढ़कर निकलते हैं स्कूल से, तब मन में सिर्फ ये होता है कि एक अच्छी एजुकेशन मिले और जिससे हम जो कुछ लाइफ में चाहते हैं वो सब मिले। और वो सब हमें धीरे धीरे जब हम अपने मिडिल एज ग्रुप में पहुंचते हैं तब हम उसे पैसे और फेम से जोड़ लेते हैं कि हमारे पास फेम भी बहुत हो और हमारे पास पैसा भी बहुत हो। ये दो चीजें हम अपने मन में मिडिल एज ग्रुप तक, एटलीस्ट मैं समझती हूँ 50 तक तो ये चाहत रहती ही है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने डिफरेंट हमारे लाइफ का एक अलग जर्नी हो जाती है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस अचीवमेंट के पीछे क्या भाव रहता है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े, हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन उस सब कुछ के पीछे जो छोटा सा चीज है उसको भूल जाते हैं, वो है डिवोशन। डिवोशन क्या है, इसको थोड़ा सा और कैसे उसको अपने जो हमारी लाइफ की हम अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें डिवोशन का क्या रोल है, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वो भी बहुत देखने में बेसिक लगता है, लेकिन गहराई से अगर हम उसे समझेंगे तो
मुझे लगता है कि हम एक मोटिवेटेड अपने आप में मोटिवेशन फील करेंगे, और इस मोटिवेशन का और अचीवमेंट का, या ये कहें कि डिवोशन या अचीवमेंट का, अगर आपस में कोई रिलेशन है और आपस में हमारे सामने कोई जीता जागता एग्जाम्पल है, तो मैं कह सकती हूँ प्रोफेसर बलराम सिंह जी हैं हमारे बीच, जिन्होंने अपनी डिवोशन के थ्रू, क्योंकि वो हमारे फाउंडर भी हैं, और अगर हम उनको ये स्कूल के फाउंडर के रूप में ना देखते हुए एक आम इंसान के रूप में भी देखें, तो हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिवोटेड पाथ को अपनाते हुए बहुत कुछ अचीव किया है, और आगे भी कर रही और करते हैं। तो ये जो है डिवोशन आता कहाँ से है? ये अपने आप से आता है या बाहर से आ रहा है, या कैसे है? कुछ चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि फैमिली से चलिए आ सकता है, आपकी फैमिली का वैसा रहन सहन है या वैसा सोच विचार है, आ सकता है। लेकिन कुछ है जो अपने आप को हमें उस तरफ इंक्लाइन भी करना पड़ता है। तो वही सब चीजें हैं, तो हम देखते हैं प्रोफेसर सिंह में ये सब चीजें हम देखते हैं, और ये अगर हम उनको अपना आइडल मानते हैं, जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर मिसेस अफजल जी ने कहा भी कि हम सर को अपने आइडल के रूप में, गॉडफादर के रूप में देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैडम ऐसा कहने वाली हैं, और मैंने भी अपना प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में यही बात रखी। वो चांस की बात है, लेकिन एक्चुअली अगर हम इस तरह से अपने आइडल के रूप में जिन भी महानुभावों को रखते हैं, तो हम देखेंगे कि उनकी लाइफ की जर्नी में अगर हमें अचीवमेंट्स को देखते हुए हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब किया, हमें उनके पीछे उन्होंने जो इतना डिवोटेड पाथ अपनाया उसको भी जानने की जरूरत है, और वो क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मेरी थोड़ा स्लाइड में दिक्कत। यस। तो हाँ, तो सबसे पहले अचीवमेंट को पहचानते हैं। जब हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखते हैं कि हम आज यहाँ हैं, या मैं 2004 में यहाँ थी, 14 पे यहाँ हूँ, 2024 में यहाँ पहुंचूंगी। तो वो एक लेडर के रूप में हमें पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं हमें पहुंचना है, लेकिन वो क्या है और उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मुझे सब लगता है कि सबसे पहले तो लर्निंग, जितना हम सीखते जाएंगे उतना हम अचीव करते जाएंगे। अगर हम कुछ सीखना ही नहीं चाहें और हम सोचे हम अचीव कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर और जितना लर्निंग हमारी रहेगी उतनी ही सक्सेस हमें मिलेगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि उसके दो पहलू हो सकते हैं कि शायद हम उसमें सक्सीड ना भी करें, पर जनरली और इन मोस्ट ऑफ द केसेस और रेशो वाइज भी अगर हम देखें, ऑन एन एवरेज अगर हम सीख कर कुछ कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है, तो सक्सेस मिलती है। सक्सेस जो है हमें क्या देती है? एक संतुष्टि का भाव देती है, जो कि एक सेटिस्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, कि उससे हमारे मन में एक संतुष्टि रहती है। जैसे कि आज अगर मैंने कुछ किया है और मैं जब पूरा दिन बीत गया, तो उसका सक्सेस रेट जब मैं अपने माइंड में कैलकुलेट करती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था और वो इतना हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं एक संतुष्टि के भाव से मेरे अंदर जागृत होता है। अगर मैं कहूँ वो सेटिस्फेक्शन लेवल मैंने अचीव ही नहीं किया, तो भी कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर लर्निंग का भाव रखेंगे तो आपके मन में रहेगा कि आज मैंने सीखा, और आगे अगर आज मेरा रिजल्ट नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं सीख तो रही हूँ, मैं कल फिर दोबारा ट्राई करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये लेवल अपने आप आता रहता है, अगर आप अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो, और मन में ये गोल लेके चलते हैं तो। उसके बाद जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन का भाव आता है तो नेचुरली आपके सारे स्ट्रेस दूर होते हैं, सारे इन द सेंस कि आप अपने अंदर से संतुष्टि का भाव है तो आप पॉजिटिव बने रहते हैं, आपके मन में रहते हैं कि आपके अंदर एक सकारात्मक भाव रहता है, पॉजिटिविटी की ओर रहते हैं। आपने जो सीखा उससे आप सक्सेस भी पा रहे हैं, सेटिस्फेक्शन भी पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही आपकी पॉजिटिविटी का कारण है। आपके अंदर लाइफ में एक सकारात्मकता, एक मोटिवेशन, एक एंकरेजमेंट बना रहता है हरदम, यदि आप लर्निंग एटीट्यूड है आपका तो। उसके बाद
जब पॉजिटिविटी है लाइफ में तो नेचुरली आपके पास शांति भी है, आपके पास पीसफुल एनवायरनमेंट भी है। यहाँ पीस कहने से मतलब ये नहीं है कि किसी पार्क में बैठे हैं या किसी मूवी में बैठे हैं, नहीं। पीस कहने से मतलब है कि आपका मन जो है, जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारा सोच विचार है, जो हमारा माइंड है, वो एक शांत अवस्था में है। उसमें किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अपने से ही, मतलब कई बार हम कहते हैं ना, बहुत इजीली हम लोग कह देते हैं यार मेरा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड मूड है, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। अब ये सब वर्ड्स हमारे मन में या हमारे, हम तभी बोलते हैं जब हम एक्चुअली अंदर से, हमारे अंदर खींचातानी चल रही है, हम चाहते हैं कुछ करना, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम वहां तक हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी लर्निंग को बीच में रोक देते हैं। हमें लगता है हमने सक्सीड आज हो गया तो ठीक है, अगर कल नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने लगते हैं। जब पीछे हटने लगते हैं तो हम अपनी लर्निंग को वहीं रोक देते हैं। अल्टीमेटली एक इरिटेटिंग, जो हम मेरा कहने का मतलब है, जो खींचातानी हमारे अंदर चलती रहती है, उसकी वजह से हमारा मन भी अशांत बना रहता है। तो कहीं ना कहीं पीसफुल माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए, जो हमें हमारी लाइफ का एक गोल भी है, प्रसन्नचित्त रहना, खुश रहना। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत जोर की हंसें या बहुत जोर की स्माइल करें। मन में हल्कापन रहना, वो ही असली खुशी है। तो इस तरह का जब भाव आपके मन में आता है, तब आप एक तरह से हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहेंगे कि एक इंडिविजुअल हेल्दी है, उसका मन शांत है, वो अंदर से प्रसन्नचित्त है, और उसके अंदर सकारात्मक भाव है, मतलब पॉजिटिव है, उसके अंदर संतुष्टि का भाव है, उसके अंदर एक सीखने की लगन है, इच्छा है। तो ये सारी चीजें जब वो हमारे उसके पास होती है, किसी एक इंडिविजुअल के पास, तो यही उसकी फाइनल अचीवमेंट है। अब जितना हम आज की डेट में, अभी हमने बात की कि अचीवमेंट को हम मनी और फेम से जोड़ लेते हैं, वो सब फैक्टर्स भी इसके साथ अपने आप ही आते हैं। जब, क्योंकि अल्टीमेट अचीवमेंट हमारा मेन एम मनी एंड फेम नहीं है, अल्टीमेट अचीवमेंट है कि अपनी हेल्दी लाइफ जीना, खुशी से जीना, शांत मन से जीना। तो ये सब चीजें, अब यही सब चीजें अगर आप देखिए, या जब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल से हट के किसी प्रोफेशन में, अगर टीचर्स भी इसी तरह से सोचें कि उनका अल्टीमेट गोल जो है, चाहे वो इस टाइम टीचिंग प्रोफेशन में, जैसे कि आप सब इस समय टीचिंग प्रोफेशन में हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आप अच्छे से, सैलरी वगैरह सब अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेट गोल तो आपका यही है कि आप हेल्दी इंडिविजुअल के रूप में रहें, एक खुश मन के मन हो आपका। तो वो सारी चीजें निर्भर करती हैं, यदि आप अपना जो है ध्यान जो है आपका पूरा लर्निंग पे फोकस करते हैं और उससे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये तो अचीवमेंट के हमारे पैरामीटर्स हैं, जिसको मैंने यहाँ थोड़ा सा एक बताया है, जो मैं समझती हूँ कि एक स्टेयर्स के रूप में हम देख सकते हैं कि लर्निंग से लेके हम आगे हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर इस लेडर में जो पहुंचने का रास्ता है कहीं ना कहीं, वो है डिवोशन। मतलब कि अगर हमें ऊपर ही ऊपर अपना विकास चाहिए तो हमें डिवोटेड रहना पड़ेगा। अब वो डिवोशन क्या है उसको समझते हैं। डिवोशन कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो हम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके लिए पूरा का पूरा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना, अच्छे से पूरा इन्वॉल्व करना। हम लोग हमेशा यही करते हैं, हम अपने रास्ते से खुद ही कई बार छोड़ देते हैं काम को या कुछ है, लेकिन नहीं, सिंसियर एफर्ट उसमें डालना। तो अगर एज अ टीचर भी अगर हम देखें, और वैसे भी अगर हम एज एन इंडिविजुअल भी देखें, तो हम सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम डिवोशन को अगर एक वर्ड के रूप में जाने तो निष्ठा रखना, वो भी हम कह सकते हैं। हर चीज में एक निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस कार्य को या किसी भी चीज को लगन से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपली हमें कह दिया जाता है कि वर्क, काम को जो है वर्शिप मान लो, वर्क इज वर्शिप, ऐसा कह दिया जाता है। और ये बड़ा कॉमन फ्रेज है और टीचर्स हैं, आप लोग सब यूज भी करते होंगे, लेकिन इसके भी कुछ आयाम है। वो है कि वर्क, हम ऐसा काम करें जिसमें कि हमें लर्निंग हो, सेकेंडली उसमें रिस्पेक्ट हो, तीसरा उसमें हम गेन करें। गेन अगेन, मैंने जैसा पहले बताया कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है कि हम उससे कुछ, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, खुश रहना, हेल्दी रहना, साउंड माइंड हमारा रहे, वो सब गेन
मैं मानती हूँ। एक्चुअल गेन वही है, और बाकी तो दूसरी चीजें जो हैं वो सब हमारे लाइफ को चलाने के लिए वो साइड बाय साइड चीजें हैं, लेकिन मेन प्राइम गोल जो है वो यही है, आपको संतुष्टि का भाव रहे, आप खुश रहें। तो ये अगर आप काम को इस रूप में करते हैं कि आपकी लर्निंग भी बनी रहे और साथ में लर्निंग होती रहे और साथ में उसमें आपको रिस्पेक्टफुल आप फील करें और गेनिंग भी, तभी वो एक तरह से मुझे लगता है कि आपका जो किया गया काम है वो सार्थक है। तो इस रूप में इसलिए हम वर्क इज वर्शिप को, काम को पूरा निष्ठा से करना चाहिए, एक तरह से हम ऐसा भी मान सकते हैं। तो अगर हम लर्निंग की अब बात करते हैं, लर्निंग का अप्रोच क्या है, कोई भी चीज सीखने के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए? पहला डिसिप्लिन, दूसरा सिस्टमैटिक, तीसरा पंचुअलिटी। ये चीजें जो हैं आपकी फैमिली ओरिएंटेशन भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज से भी आप सीख सकते हैं, आपके अंदर अपने आप भी ये चीजें जागृत हो सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम प्रोफेसर सिंह को आइडल के रूप में देख सकते हैं, तो हम जब ये चीजें देखें तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो है इस अप्रोच को जरूर लिया होगा। वो अपने कामों के प्रति सिंसियर एफर्ट्स उनके रहे होंगे, एक डिसिप्लिन अप्रोच रही होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आज नहीं ये हो रहा है चलो कल कर लेंगे, या करते ही नहीं है। और अपने लिए भी आप देखिए, इसी तरह सिस्टमैटिक अप्रोच का क्या मतलब है कि जैसे जो काम हमें करना है, अब चाहे आपका यहाँ टीचिंग से रिलेटेड ही हो, आप उसको अपना माइंड में नोट करिए, अपना पेपर पे नोट करिए, अपना सिस्टमैटिकली उस काम को करने के लिए। जैसे कि मुझे आपसे ये बात आज वर्कशॉप के थ्रू बात करनी थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आपके साथ सीधा बैठ के बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार आप जो हमारा आज का विषय है उसके बारे में सोचा, उसको कहीं लिखा, उसके बारे में एक सिस्टमैटिकली कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसको एनालाइज किया। और यही पद्धति जो है, यही जो टेक्निक है, वो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में भी लगा सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ आपका सिस्टमैटिकली, एक कई टीचर्स होते हैं, मैंने कई क्लासेस ऐसे लिए भी हैं, अपने टाइम पे भी लिए हैं, बिल्कुल बीच में से ऐसे कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दिया या बीच में से अपनी बात को रखना शुरू कर दिया। नहीं, आप बच्चे के लेवल पे जाके उस चीज को समझिए कि जो बच्चे बच्चे का लेवल पे जब हम जाते हैं तो उसको किस रूप में इस बात को रखना है, बिल्कुल वैसे वैसे सिस्टमैटिकली अपनी उस टेक्निक को अपनाइए। और यही टेक्निक सिर्फ स्टूडेंट्स की टीचिंग में ही नहीं, आप अपनी लाइफ में भी अपनाइए, सिस्टमैटिकली आगे बढ़िए। और पंचुअलिटी, पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा बहुत से लोग काम को टालने के लिए कभी कह देते हैं, हम कभी टाइम का बहाना बना दिया, कभी दूसरी चीजों का बहाना बना दिया। पंचुअलिटी का मतलब सिर्फ टाइम से ही नहीं है, यहाँ सिंसियरिटी से भी है। कि जैसे अगर मैंने, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स पे स्टिक रहें, कई बार प्रोफेसर सिंह इस बात को कहते भी हैं कि जो राम जी हैं उन्होंने अपने वर्ड्स के लिए अपने वचन का पालन किया। तो वो चीज हमारी तो खैर इंडियन ट्रेडिशन में ही है, और ये चीज हमें अपनी डे टू डे लाइफ में भी लेना चाहिए। एक निष्ठावान व्यक्ति जो है, जो डिवोटेड व्यक्ति होगा, वो हमेशा अपने वर्ड्स पे रहेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 10 बजे यहाँ पर वर्कशॉप करूंगी, तो इट मीन्स मैं करूंगी। हाँ, ये तो आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो हम लोग टाइम टेबल कभी कह देते हैं कि हमारा वो नहीं था, ये नहीं था, लेकिन हमें खुद भी, ये नहीं कि मैम ने मुझे 10 फोन किए, मैंने भी उन्हें 4 बारी पहले से कहा। तो अपने वर्ड्स पे स्टिक रहना, टाइम की पंचुअलिटी, सिस्टमैटिकली चलना, ये सब हमारे लर्निंग के अप्रोचेस हैं। जो इनको फॉलो करेगा वही ट्रू लर्नर होगा। जो इनको फॉलो नहीं करता है, रैंडमली कुछ भी अपना अनसिस्टमैटिकली ऑर्डर में, कई मैंने देखा है, जब आप देखते होंगे हमारे बचपन में भी हमें हमारे बड़े अक्सर यही कहते थे, और मैं अपने अगर उदाहरण दूं तो मेरी लर्निंग कुछ इसी तरह से रही है कि हमें बोल दिया जाता था घर में, चाहे छुट्टी है, चलिए स्कूल डेज की बात अलग है, लेकिन छुट्टी है चाहे कुछ है, सुबह 7 बजे तक आप नहा के तैयार रहिए और साथ में अपने डे को प्लान कीजिए। मतलब वेकेशंस में भी मेरी मदर मेरा टाइम टेबल बनाती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क का टाइम रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तुम अपना जो क्रिएटिव हम चार्ट वगैरह बनाना था वो करना पड़ेगा, फिर ब्रेकफास्ट करोगे, फिर उसके बाद दोबारा से कोई जैसे हम पजल्स वगैरह करते होते थे, जो हमें स्कूल से भी चाहे मिले, नहीं तो घर में ही मतलब मेरी मदर करती थी। तो उस तरह से
टाइम को मैनेज करते हुए वो हमारी लर्निंग भी करवाती थी और बीच में हमें प्ले टाइम भी देती थी। तो मैंने ये चीज वहां से सीखी है कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच लाइफ में रखते हुए ही हमारी लर्निंग बढ़ती है। तो आज भी हम इसी अप्रोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं और यही हमें अपने उसमें करना भी चाहिए। अब ये पॉसिबल कैसे है, मतलब लर्निंग का खाली अप्रोच रखने से नहीं होगा, इसके आगे और भी कुछ है। जैसे कि आप सीखने के लिए आप तो अपनी तरफ से सिस्टमैटिक हैं, आप तो पंक्चुअल हैं, लेकिन इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि मैं अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रख लूं, सर अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रख लें, आजकल ये ऑनलाइन सेमिनार वगैरह हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बचपन से ही इसको अपनी आदत में डाल लें और एज अ टीचर भी आप जितना इंटरेक्शन करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ, और इवन सोसाइटी में आप जाते हैं, कुछ चीज आप देखते हैं, तो वहां पर भी इंटरेक्शन से आपकी लर्निंग बढ़ती है, क्योंकि हर चीज हमें नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो गुरुकुल सिस्टम था, खास तौर पे मैं अगर इंडियन ट्रेडिशन के बिल्कुल पहले की बात करूं, तो वहां पर इंडियन ट्रेडिशन में गुरुकुल सिस्टम इसीलिए था कि जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। क्योंकि हम कई बार सोच लेते हैं कि मुझे तो बहुत आ रहा है, बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, अब इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मेरा हो गया। हम अपना ज्ञान स्कूल कॉलेज टाइम तक तो डिग्रीज तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे, जैसे अभी कल अफजल मैडम ने शेयर किया कि बच्चे डिबेट के लिए गए, डिस्कशन के लिए गए, इवन टीचर्स भी दूसरे स्कूल्स में जाके कोई ना कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं। और अभी जैसे मैं भी ये लेक्चर दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपसे चाहूंगी इंटरेक्शन, जितना इंटरेक्टिव होगा सेशन उतना आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। और अगर हम कई बार हम आप देखेंगे क्लास में बच्चे भी हमें आंसर नहीं देते हैं, हम पूछते भी हैं, इवन वो क्वेश्चन भी पुट अप नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे उन बच्चों का, और एज कम्पेयर टू दोस किड्स जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा मैम के साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, टीचर्स भी उनके साथ कर रहे हैं, तो वो एक आत्मीयता तो बढ़ती ही है, साथ में उनकी लर्निंग प्रोसेस भी इवॉल्व होता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। और साथ ही फोकस माइंड, हमारी लर्निंग के लिए फोकस माइंड होना बहुत जरूरी है। हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या सीखना है, हमें कहाँ आगे बढ़ना है, ये हमें हमेशा पता रहना चाहिए। अब कोई कहे कि जैसे मैंने तो एक नॉवल उठा लिया, मैं तो पढ़ रहा हूँ बस, लेकिन हम नॉवल भी तो अपने इंटरेस्ट से ही उठाएंगे। मतलब मुझे रामायण में इंटरेस्ट होगा तो ही मैं रामायण बेस्ड नॉवल उठाऊंगी। मैं ऐसे ही नहीं है कि आइंस्टाइन की बुक पढ़ना शुरू कर दूं। जब तक कि हमारा माइंड फोकस नहीं होगा, तो लर्निंग के लिए आपको क्या सीखना है उसका फोकस होना बहुत जरूरी है माइंड में। जब तक वो फोकस नहीं होगा, आपका ध्यान भी नहीं उसमें बैठेगा, और जब ध्यान नहीं बैठेगा तो नेचुरली आप चाहे कितने भी सिंसियर एफर्ट डाल लें, लर्निंग नहीं हो। तो माइंड को फोकस करना, इसीलिए हम जो जब हम आगे थोड़ा और डीप डाउन स्टडी में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि फिलोसफी में हमेशा वो बार बार यही कहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, दूसरी चीजों से डिटैच कीजिए, जो चीज कर रहे हैं उस अपने एक्शन में फोकस रहिए। और अगर हम देखा जाए तो पूरा जो गीता का ज्ञान है उसमें भी अर्जुन का निष्ठा ही है वो जो उन्होंने रखी, एक डिवोटेड माइंड से वो कृष्ण जी की बात को सुनते रहे और वो सारा गीता ज्ञान फ्लो होता रहा। और अगेन वो इंटरेक्शन बेस्ड ही है, जैसे जैसे प्रश्न सामने आते रहे वो सारी लर्निंग हमारे सामने आती रही, नहीं तो वो ज्ञान भी हमें नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, आप ऐसे जितने मर्जी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, उसमें आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद विद इंटरेस्ट, माइंड को आप फोकस तो कर ही रहे हैं, लेकिन फोकस भी तभी होगा जब आप उसमें मन लगाएंगे, अपना पूरा इंटरेस्ट उसमें लगाएंगे। वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। हर एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन इन देमसेल्व्स। तो वो जो अगर आप देखें तो उसका क्यों यूनिकनेस है, क्योंकि हर किसी के अंदर अपना अपना इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट भी जैसा है उस हिसाब से उनकी लर्निंग भी है। अगर उनका इंटरेस्ट डिफरेंट है और वो लर्निंग कुछ कुछ और करना चाहे, तो वो लर्निंग में चाहे कितना भी फोकस कर ले, उसको कितना भी इंटरेक्टिव बना ले, कितना भी पंचुअलिटी सिंसियर एफर्ट्स डाल ले, कुछ भी कर ले, लर्निंग प्रोसेस नहीं रहेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, जैसे कई बार हमें प्रोफेसर सिंह कई दूसरे सेमिनार्स के भी, उनके साइंस के डिपार्टमेंट के भी हमें
भेज देते हैं इनविटेशंस, तो हम कभी कभी ज्वाइन कर भी लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे अनुजा जी हूँ। हम क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि हम अपना कई बार इंटरेस्ट को डेवलप भी करना चाहते हैं, लेकिन ये विद टाइम आता है। जब आपका ऊपर से लर्निंग का माइंड का सेटअप है कि आपको सीखना ही सीखना है, तब जाके आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट क्रिएट करना, दोनों चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सब टीचर्स के लिए भी है कि जैसे कि आप खुद एक प्रोफेशन में हैं, लेकिन साथ ही अ, अपने जो भी आपके काम है उसमें आप विद इंटरेस्ट रही करिए, उसको पूरे मन से करिए, पूरा मन को लगा के फोकस माइंड से करिए तभी, और अपनी अप्रोच इस तरह से रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने काम करने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कई बार कह देते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ काम, मतलब जॉब को जॉब के रूप में कर रहे हैं, तो वो एक अलग फैक्टर है। वो मुझे लगता है 30 दिन आप अगर जॉब में आ रहे हैं, 30 डेज का अगर मंथ है, 20 डेज अगर आपके वर्किंग है, तो 20 डेज में आप 2 दिन विदाउट इंटरेस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लर्निंग में आप रखते हैं और मन लगाकर काम करते हैं, तो वही जो आपका प्रोफेशन है आपके लिए ज्यादा अचीवमेंट वाला हो जाएगा, जिसको मैंने स्टार्टिंग में अभी कहा कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, उसकी तरफ हमें लेके चलेगा। तो उसको सिर्फ आप एज अ जॉब मान के नहीं, बल्कि उसे रादर उसे एक इंटरेस्ट के रूप में उसे फॉलो कीजिए, जो भी आपका प्रोफेशन है। और इसका आउटकम क्या है? अब मतलब इसका, इस जो हमने जो ये अप्रोच रखते हुए इस लर्निंग को किया और हमने फोकस माइंड से हमने किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? पहली चीज मिलती है शार्प मेमोरी। हमारी कई लोग मुझे मैंने देखा है बोलते हैं, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, हम तो भूल ही गए, ओहो ये आज था। ऐसे बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग, बहुत जर्नल। और मैंने ये फील किया है कि कई बार प्रोफेसर सिंह से इस पे चर्चा भी हुई है कि मेमोरी के लिए, मतलब अपनी अपनी आपको अगर याददाश्त को ताजा रखना है और हमेशा हरदम बनाए रखना है, तो उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा वो मेरे ख्याल से कहते हैं जरूर है कि आप एलिमेंट्स लीजिए, आपकी याददाश्त तेज होगी, वो अलग फैक्टर है। खाना तो खैर है ही, संस्कृत में तो, वेद में तो कहते हैं अन्न वही प्राण, मतलब अन्न ही प्राण है, हमारे सारा प्राण शक्ति ही अन्न से है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप, अब मैंने देखा है, अगर आप अपने काम को, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, बड़े फोकस माइंड से और इंटरेस्ट से करते हैं, तो वो हरदम आपको याद रहता है, भूलने की तो बात ही नहीं आती कहीं पर भी। क्योंकि आपने अपना मन और बुद्धि चित्त, जो भी कुछ है आपके अंदर, जो भी सोल आत्मा, जो भी आप मानते हैं, वो सब कुछ आपने उस काम में लगा दिया। तो इसीलिए हमें चाहे 1000 बच्चों की लिस्ट भी क्यों ना हो, सब याद रहता है। अगर उसमें कोई स्पेशल केस होता है कि जैसे उसने, किसी बच्चे ने कहा आज मैं मैम लेट आऊंगा या इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो टीचर्स को लिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं है, उनकी ऑन टिप्स सब कुछ रहेगा। तो ये आप अपने प्रोफेशन को अगर बड़े ही इस एटीट्यूड से करेंगे, इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, तो आप देखेंगे आपका मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगा, और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प ही करने वाला है। क्योंकि मैंने देखा कई बार लोग ओल्ड एज में कहते हैं हम तो भूल जाते हैं सब कुछ, पर मैंने देखा जो लोग फोकस माइंड से काम करते हैं, इवन आप, मैंने कभी प्रोफेसर सिंह को सुनते हुए नहीं, कहते हुए नहीं कहा, देखा कि वो कहें ओ मैं भूल गया। वो हमसे पहले हर काम में आगे बैठे होते हैं, जबकि हमसे एज में बड़े हैं। तो ये उनका फोकस माइंड एंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। आप अपना जब जितना माइंड किसी भी लर्निंग में लगाते हैं, जितना इंटरेस्ट से करते हैं, जितना सिंसियर एफर्ट डालते हैं, आप अल्टीमेटली अपनी ही स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं हो रहा। अगर आप ये, जैसे हम, मैं टीचिंग के प्रोफेशन की अगर बात करूं, आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप अपना ही सारा एफर्ट उसमें डालते हैं, तो आप अल्टीमेटली एक गुड टीचर आप खुद ही बन रहे हैं। आपके अंदर ही नई नई ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज आ रही हैं, वो दूसरे में नहीं आ रही है। हो सकता है दूसरी टीचर आपसे अच्छी हो सकता है दूसरी टीचर आपसे अच्छी ना भी हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है। और जब वो अपने माइंड से, अपने इंटरेस्ट से काम करेगा, तो नेचुरली उसका स्किल डेवलपमेंट भी उतना ज्यादा होगा, और उसकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव एबिलिटी भी बढ़ेगी। और जब क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती है, तो नेचुरली यूनिकनेस भी बढ़ती है। क्योंकि हर, अब यही प्रेजेंटेशन मैं इस तरह से कर रही हूँ, प्रोफेसर सिंह अपने हिसाब से करेंगे, अनुजा जी अपने हिसाब से करेंगी। तो क्योंकि हम लोग यूनिक है, और जितना जितना हम इसमें अपने अपने एग्जाम्पल्स या अपनी बात जोड़ते चले जाएंगे, ये उतना डेवलप, उतनी जो है हमारी अपनी खुद की क्रिएटिविटी बढ़ेगी।
तो अगर आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखना है, माइंड को शार्प रखना है, तो नेचुरली आपकी लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट एंड फोकस जरूर रहना चाहिए, सिंसियर एफर्ट रहना चाहिए। और दूसरा लास्टली जो मुझे लगता है, एलिवेटेड लाइफ। आप अपनी लाइफ में खुद, एलिवेटेड लाइफ का कहने का मतलब है आप अपने एक तो एज में हम बढ़ रहे हैं, 10 साल की मैं थी, आज मैं 30 की हूँ, वो अलग बात है। लेकिन एक होता है कि हम लाइफ में 30 के होके भी 70 की जैसी थिंकिंग रखते हैं, हमारा सोच विचार वैसा है, हमारे अंदर जिसको हम कहते हैं, हिंदी में तो कह सकते हैं सौम्यता, या स्वभाव में हमारे जो ठहराव आ जाता है, उस तरह की जो चीजें हैं अपनी लाइफ में, ऊपर की हमारी सोच विचार जरा मेच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं, हम ज्यादा लाइफ को गंभीरता से समझ पाते हैं। तो ये जो एलिवेटेड लाइफ को अचीव करना है, वो भी एक लर्निंग का रिजल्ट है। जितनी हमारी लर्निंग बेटर होगी, अच्छी होगी, उतनी ही हमारी लाइफ में हम अपने आप को उतना एलिवेटेड, उतना मेच्योर दिखते हैं। भले ही हमारी एज 20 की हो, भले ही 50 की हो, वो मैटर नहीं करता। तो मुझे लगता है लर्निंग का ये सबसे बड़ा हमें हमारा फायदा है, और यही इसको मैं अचीवमेंट के रूप में देखती हूँ। उसके बाद अगर हम एज अ टीचर देखते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट्स के जो रिलेशन, क्योंकि हम यहाँ टीचर्स के बीच में ये वर्कशॉप हो रही है, तो इस बात को हम थोड़ा ध्यान दें। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ टीचर ने अपना लेक्चर दिया, अपना आज का चैप्टर पढ़ाया और अपना वो उनकी ड्यूटी खत्म, और स्टूडेंट ने भी सिर्फ क्लास में नोट्स लिए और उसके बाद उनकी ड्यूटी भी खत्म, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का, उन्होंने टेस्ट लिया, उन्होंने रिजल्ट चेक किया, उसके बाद लिस्ट बनी, रिपोर्ट कार्ड आई, बच्चा न्यू क्लास में गया, सारी एजुकेशन सिस्टम इतना ही। अगर हम इस तरह से समझेंगे तो लर्निंग प्रोसेस नहीं रहेगा। हमारा जो मेन फोकस है वो एक तरह से ये है कि हम एक स्टूडेंट को सिर्फ टीचर बन के चैप्टर नहीं सिखा रहे, एक्चुअली हम एक इंडिविजुअल को बना रहे हैं आगे के लिए, जिसको हम कहते हैं हमारा फ्यूचर ऑफ नेशन। हम ऐसा बच्चों को बोलते हैं, सिर्फ एक नेशन का ही फ्यूचर नहीं है एक बच्चा, एक इंडिविजुअल जो कि एक जीव जिसको हम कहेंगे। हम फिलोसफी में, संस्कृत में हम सब अपने आप को एक अलग से एक आत्मा के रूप में हम देखते हैं। तो एक जो जीव है, एक जीव को जो हमारे सामने इस समय आया, उसको हम सिखा रहे हैं, उसको एक बेहतर बेहतर जीव बना रहे हैं। तो वो जो एक इंडिविजुअल को बनाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एज अ टीचर हमें बहुत बड़ा काम दिया गया है। जो भी हमने, चाहे प्रोफेशन खुद से चुना, चाहे हमें ईश्वर की कृपा से मिला, चाहे कैसे भी मिला, तो वो हमें उस रिलेशन को इसीलिए सिर्फ चैप्टर और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना ही नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं बनाना, बल्कि उसमें हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें एक इंडिविजुअल का निर्माण करना है, एक इंडिविजुअल को बेटर से बेटर बनाना है। तो वो कैसे बन सकता है? सबसे पहला इंटरेक्शन। अगर आप, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, गुरुकुल पद्धति को आप याद कीजिए, तो टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता था आपस में, वो लोग आपस में बात करते थे। सिर्फ क्लास में चैप्टर खत्म करने की बात नहीं हो रही है, वो इंटरेक्शन के थ्रू बच्चों में स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, उनके क्वेश्चंस करने की जो शक्ति है, वो सब चीजों को लेके आते थे। तो कई बार हाँ, इसीलिए हम देखते हैं कि जो, अगर आज से पहले का टाइम आप देखें, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तो टीचर ज्यादातर हमें पढ़ाकर चले जाते थे, दूसरे टीचर आ गए, फिर वो पीरियड खत्म, फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट। लेकिन जब हम कॉलेज में गए तो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ टीचर्स के साथ, पर तब तक इतनी देर हो जाती है कि जो बच्चे शाइनेस फील करते हैं, वो मैंने देखा है कि फिर उनका कॉलेज में जाके भी बच्चे शाय बने रहते हैं। अच्छा, इसीलिए टीचर्स एंड प्रोफेसर्स में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस भी मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट से तो अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और उधर जो प्रोफेसर्स हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन मुझे लगता है उनका सेमिनार्स के थ्रू और दूसरे चीजों के थ्रू होता है इंटरेक्शन। तो कहीं ना कहीं टीचर्स की लर्निंग भी इससे एक तरह से प्रभावित और इन्फ्लुएंस होती है, जो कि मैं देखती हूँ कि इंटरेक्शन से काफी हेल्पफुल है, और अगर हम करें तो। दूसरा है थॉट्स। स्टूडेंट्स के जो विचार, जितने विचार स्टूडेंट्स के बाहर आते हैं, हम उनके विचारों से भी, हमारी भी लर्निंग है और स्टूडेंट की भी लर्निंग है। तो दोनों जो ये अप्रोच है लर्निंग वाली, वो अप्रोच हमारी ये थॉट्स के थ्रू है।
उनके विचारों को जानने से, स्टूडेंट्स के क्या विचार है, अगर हम उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनके विचार कि उनको हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके चलें कि नेगेटिव थॉट्स उनके खत्म करें, ये सारी जो बातें हैं, ये हाँ एक स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन से ही होगा। तो इसीलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्लास टीचर्स यहाँ पर हैं, जब वो अपनी क्लास में अगर उनका 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का सेशन है तो 20 मिनट्स क्लास में टीचिंग करें और रेस्ट 10 मिनट्स वो इंटरेक्शन जरूर करें, अपनी लर्निंग के लिए भी और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी। अब आप देखेंगे कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जैसे कि मैं अभी बार बार गुरुकुल सिस्टम का कह रही हूँ, जो अगर आप थोड़ा बहुत भी उपनिषदों के बारे में जानते हैं और नहीं भी जानते तो आप जान सकते हैं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जितने भी उपनिषद हैं जो कि आज भी इतने पॉपुलर हैं, और अभी तो मैंने लेटेस्ट वाला जो है एग्जाम्पल, गीता को भी एक उपनिषद कह दिया जाता है, वो भी सब सबके सब संवाद मतलब कि डायलॉग्स पर बने हुए लिटरेचर हैं। ऐसा वो लिटरेचर ऐसा नहीं है कि स्टोरी की तरह लिख दिया और हमने नॉवल की तरह पढ़ लिया, नहीं, वो सब इंटरेक्शन है। जितने क्वेश्चंस गुरुओं से बच्चों ने किए उतने ही आंसर उन्होंने दिया। तो आप ये देखते हैं कि सवाल और उसके बाद जवाब, जैसे सवाल बच्चे रखते हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए टीचर्स जितना एफर्ट डालते हैं कि उनको समझ आ जाए, तो उनको समझाने के चक्कर में वो अपनी माइंड की एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी माइंड की एक्सरसाइज के एक तरह से वो लर्निंग है, और वही हमें न्यू न्यू आइडियाज हमारे अंदर कल्टीवेट करता है। तो इंटरेक्शन और थॉट्स को मिला के अगर हम देखा जाए तो हमें डेली एक क्यूए सेशन करना चाहिए बच्चों के साथ, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर भी थॉट प्रोसेस डेवलप हो और नए नए आइडियाज आए। वो नेचुरली बच्चे, आपको पता नहीं है, मैं अपने एग्जांपल दूं, जब मैं किसी सेमिनार में होती हूँ तो जैसे कि मुझे पता है कि शायद मुझे क्वेश्चन कह दिया जाए कि आप क्वेश्चन पूछ लीजिए या कुछ पूछना तो नहीं है, एक तो मैं बड़े ध्यान से उनका लेक्चर सुनती हूँ, साथ में मैं पूरा टाइम ये क्वेश्चन सोचती रहती हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरे पे नंबर आ गया तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी। तो मेरी अपनी माइंड की एक्सरसाइज भी चल रही है अंदर ही अंदर। साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, हमें 20 लोगों के आगे या 100 लोगों के आगे क्वेश्चन को रखना है, तो लैंग्वेज भी इतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि जो वहां पर बोल स्पीकर हैं वो समझ पाए, वो मेरे क्वेश्चन को समझ पाए, और दूसरा बाकी लोगों के लिए वो हंसी का एक वो ना हो कि इन्होंने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, ग्रामर भी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी माइंड की एक्सरसाइज के लिए, और ऐसे ही टीचर के लिए भी अगर देखें तो टीचर जब अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं बच्चों के साथ, तो वो भी ये सोचते हैं कि मैं बच्चों के लेवल पे जाके उनको आंसर दूं, बच्चों के लेवल तक जाके उनको समझाऊं, तो उनकी खुद की माइंड की एक्सरसाइज भी हो रही है, तो लर्निंग दोनों तरफ से है। और अल्टीमेटली इसका सिग्निफिकेंस क्या है टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन का, जो मुझे लगता है एक तरह से रीडिफाइन वंस ओन लाइफ, मतलब कैसे आप अपनी ही लाइफ को रीडिफाइन करते हैं। आप सोचिए जो आप लेवल इस समय 40 की एज में, 30 की एज में जहां भी आप पहुंचे हैं, आपको दोबारा से उस जीवन को जीने का मौका मिलता है बीइंग अ टीचर। आप देखिए, आपको दोबारा से स्कूल की वही सब बातें जो आपने अपने टीचिंग स्टूडेंट टाइम में देखी थी या की थी, अपना बचपन, बहुत कुछ हमें साथ में जब हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके क्वेश्चन सुनते हैं, तो हमें कई बार अपने मन में अच्छा भी लगता है क्योंकि वही क्वेश्चंस कभी ना कभी हमने भी शायद अपने टीचर से पूछे थे, तो हम अपनी ही लाइफ को रीडिफाइन करते हैं। आप देखिए, कोई दूसरा प्रोफेशन अगर हो, कोई भी दूसरा प्रोफेशन, अभी हम उसकी बात भी करेंगे, किसी भी दूसरे प्रोफेशन में अपनी लाइफ को दोबारा से जीने का मौका मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। लेकिन जब हम टीचर होते हैं तो हमें अपनी ही लाइफ को दोबारा से जीने का मौका मिलता है उसी टाइम पीरियड में। आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि उन्होंने इतने जन्म लेकर वो इस तरह की लाइफ पाएंगे या क्या है, लेकिन हम तो अपने ही स्टूडेंट लाइफ को दोबारा से जीते हैं बीइंग अ टीचर। तो उस रूप में भी टीचिंग प्रोफेशन की अपनी एक खासियत है, और मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में जैसे आप लोग हैं तो ये एक बहुत गर्व की बात भी है, और साथ में आप उसको एंजॉय कीजिए टीचिंग को। यू हैव टू बी मेक इट मोर एंजॉयबल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो अपने लिए भी एक बहुत ही सिर्फ इसको ऐसा मत समझिए कि 8 to 2 की जॉब है और किया और बस हो गया, नहीं, उसको आप उल्टा खुशी खुशी आइए कि आज मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी, या आप ये सोचिए आज मैं बच्चों से क्या सीख कर जाऊंगी।
तो इस तरह के दोनों पहलू अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद ही अपनी लाइफ को अपने प्रोफेशन के साथ-साथ और बेहतर तरह से जी रहे होंगे। तो वेट करेंगे नेक्स्ट डे कि कब संडे ओवर हो और मंडे मॉर्निंग आए। ऐसी फीलिंग जब आ जाएगी तो नेचुरली यू आर ऑन द पाथ ऑफ एलिवेटेड लाइफ, जो कि मैंने बोला कि हमारी लाइफ का अचीवमेंट है, इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट्स। सो आगे बात करते हैं। अभी मैंने कुछ प्रोफेशंस की बात की। ये थोड़ा-सा मेरी चर्चा प्रोफेसर सिंह से हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा मुझे इसमें कई बारी, क्योंकि नेचुरली प्रोफेसर सिंह हम मेरे भी टीचर हैं, तो वो हमें हर दिन कुछ सिखाते हैं। तो सर का देखिए नजरिया देखिए, अभी हमारा नजरिया डिफरेंट है। हमारे सामने कोई सिविल सर्वेंट आ जाएगा, हम लोग अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे ओ। लेकिन अभी आप देखिए इन जितने भी प्रोफेशंस हैं, सिविल सर्विस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इवन बिजनेसमैन जो हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जो भी एमएनसी कल्चर वाले, जो भी, इन सारे प्रोफेशंस के अंदर जो मुझे दिखता है वो क्या दिखता है? स्ट्रेस। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है, आप देखिए कभी एक लॉयर की जॉब देखी है आपने? हम एक न्यूज़पेपर में कोई भी केस अगर हमें पढ़ना पड़ जाए, जैसे आजकल बड़ा दिल्ली में चल ही रहा है, आप लोग सब जान ही रहे हैं। इस तरह के केसेस को अगर हम पढ़ते हैं, तो हम अपना पूरा दिन खराब हो जाता है उस छोटी-सी रिपोर्ट को पढ़ के। तो हम लोग अवॉइड करते हैं। अभी लॉयर्स का प्रोफेशन देखिए, वो ऐसे ही केसेस में थ्रू आउट लाइफ जब तक वो उस प्रोफेशन में है, वो डील करते हैं। लॉयर होना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनका प्रोफेशन जो है ऐसे-ऐसे केसेस को पढ़कर आगे बढ़ रहा है। तो एक लाइफ में किसी भी ऐसी कहानी को पढ़ना, जानना, उसके लिए काम करना, तो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल तो रहता ही है। इसी तरह आप बिज़नेस वालों को देखिए, वो सारा दिन उनका लेन-देन का वो जो चलता है, वो भी उनको स्ट्रेस ही देता है। इंजीनियर्स, उनको भी नया कुछ बनाना है, कुछ नया क्रिएट करना है, तो नेचुरली वो भी स्ट्रेसफुल है। डॉक्टर्स का देखिए प्रोफेशन, हम एक किसी का छोटा-सा अ, अगर चोट भी देख लेते हैं, कोई छोटा-सा वुंड होता है, तो हम उसको देख के हमें घबराहट सी हो जाती है, एंड डॉक्टर्स का सारा ही काम वैसा है। तो कहीं न कहीं ये सारे के सारे प्रोफेशंस में मुझे लगता है स्ट्रेस है, और यहाँ ऐसा नहीं फ़ील आता कि भई उनके लिए प्रोफेशन उस तरह से है जैसा कि जो कि हमारे सामने, अगर टीचर को हम देखें, टीचर खुद भी लर्न कर रही है और दूसरों को भी जो है टीचर्स जो हैं दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो वो एक तरह से क्या है, वो तो क्रिएटर ऑफ सोसाइटी है। वो अगर वो अपने प्रोफेशन को इस तरह से मान लें कि हम एक समाज का निर्माण करने वाले हैं, समाज को बनाने वाले हैं, हम एक इंडिविजुअल को बनाने वाले हैं, हमारे कारण इतने बच्चे बनकर निकलेंगे। तो आप ये देखिए, आपकी पहली बात तो लाइफ में कोई स्ट्रेस का मुझे नहीं लगता कोई जगह है। देयर इज़ नो स्पेस एटलीस्ट फॉर स्ट्रेस, और जो कि स्ट्रेस ही है जो सारी बीमारियों का कारण है, और आपके पास मुझे नहीं लगता, ठीक है, कोर्स कंप्लीट कराना अलग स्ट्रेस है, पेरेंट्स के साथ डील करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना, वो अलग है। वो तो हर एक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इवन मुझे अभी ये प्रेजेंटेशन बनाना था, तो आप मानेंगे मेरे पास इस टाइम दूसरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का काम चल रहा है। मैं सुबह आज 5:30 की उठी हुई, इसी चक्कर में कि मुझे आपके साथ बात करनी है। तो वो, अब मैं कहूँ नहीं मैं तो बहुत स्ट्रेस में थी, नहीं मैं स्ट्रेस में नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था प्रेजेंटेशन बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं ऐसे भी बात कर लूँगी। मैं एन्जॉय कर रही थी इस बात को कि मुझे आपको सिखाना है और मुझे खुद भी सीखना है। लेकिन अगर हम उसको मैं ऐसा स्ट्रेस के रूप में देखूं, तब भी टीचिंग प्रोफेशन में मुझे स्ट्रेस लगता नहीं कि स्ट्रेस आता होगा। इवन मैंने प्रोफेसर सिंह का एक कोटेशन है, बहुत वो अधिकतर बोलते भी हैं कि टीचिंग इज इन हिज ब्लड एंड सोल। तो जब हम ऐसा मान लें कि अब हमारे हमारी आत्मा ही टीचिंग है, तो या हमें जो सिखाना है लोगों को, या हम हरदम खुद भी सीखना चाहते हैं, तो ऐसा मान लें, तो कभी भी आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। और आप जो सबसे बड़ी बात जो इसके साथ एक और जुड़ी है, वो ये है कि जितने भी ये दूसरे प्रोफेशन हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जो भी हैं, ये वर्क ऑन ऑर्डर है। ये भी थोड़ा मैंने जैसे बताया, प्रोफेसर सिंह से मैंने चर्चा की, तो उन्होंने ये इन बातों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा गाइड भी किया और बताया भी कि जैसे कि जितने भी ये प्रोफेशंस हैं, आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोफेशन जो हैं, अगर स्ट्रेस से रिलेटेड है, उसका कारण ये है क्योंकि ये ऑर्डर पे, आदेश पर ये चल रहे हैं। किसी ने आदेश दिया, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर कुछ ऑपरेट करेगा ना।
तो आप ये देखिए, तो एक तरह से एक पेशेंट का आदेश है, तभी तो डॉक्टर ने काम किया। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर्स के साथ, हायर अथॉरिटीज के साथ होते हैं, वो भी आदेश पे ही काम कर रहे हैं। लॉयर्स भी, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके केस को स्टडी करते करते काम कर रहे हैं। तो सभी लोग कोई ना कोई आदेश पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर ही है जो अपने मन से काम कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मुझे पता है कि मुझे ये कोर्स पढ़ाना है, लेकिन मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे इसके कोर्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। तो मुझे किसी का ऑर्डर नहीं है। मैंने ये प्रोफेशन चूज किया है, उसके बाद मैं अपने मन से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे ऊपर है, मैं बच्चों को किस तरह से, किस दिशा निर्देश से उनको मैं चलाऊंगा आगे। तो ये सोच है हमारी टीचर्स के लिए, और टीचर्स को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। और आप जब देखेंगे इस तरह की सोच से आप चलते हैं और ऐसी सोच रखते हैं, तो जो हमारा दूसरा अचीवमेंट का वर्क इज वर्शिप का पहलू था, दैट इज लर्निंग एंड देन रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट इज हियर। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी की है तो वो है टीचर की, या टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं उनकी। उसका रीजन है क्योंकि हम समाज को बनाने वाले हैं, हमारे कारण समाज बनेगा। आज सारी टीचर्स को एक बार माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सोसाइटी से, तो आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो क्या होगी। कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन दैट इज मच मोर इक्वलेंट टू एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनको तो कुछ सिखाया ही नहीं गया। ये जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये भी सब टीचर से ही सीख कर बने हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन ऑफ द सोसाइटी। एंड उस नजर से अगर आप देखते हैं तो वर्क इज वर्शिप फॉर यू। तो इसीलिए हमें जो है टीचर्स को अपनी लर्निंग एंड रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए इन द सेंस कि रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है वो, सबसे फोरमोस्ट, सबसे आगे। तो इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन इज लाइक दैट। और आप टीचर्स हैं तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टीचिंग जॉब को आप जितना हो सके उतना एंजॉय कीजिए, उतने अच्छे से कीजिए, मन लगाकर। सो थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी सी इस बात को रखेंगे कि अब हमें चाहिए क्या। जो हमारा पॉइंट था वर्क इज वर्शिप वाली स्लाइड में, पहला था लर्निंग, दूसरा था रिस्पेक्ट, तीसरा था गेन। जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें कैसे हम उसको कैसे हम उसको कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमने ये भी कह लिया हम सिंसियर एफर्ट डालेंगे, हम इंटरेस्ट से करेंगे, और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम ही सबको बना रहे हैं, ऐसा वाला जो फीलिंग है। ये सारी चीजें जो हैं ये कब हो सकती है? जब आपको ये चीजें पता हो। क्या पता हो? पहला, अपनी सॉरी, अपनी हिडन पोटेंशियल को जानना। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हर कोई यूनिक है, हर किसी के पास एक छिपा हुआ टैलेंट है। अब ये नहीं कि जरूर, ठीक है हम लोग टीचर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पढ़ाने की एबिलिटी थी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं पढ़ा पढ़ा कर अच्छी टीचर बन गई, वो भी हो सकता है। लेकिन हमारी हिडन पोटेंशियल क्या है, ये इसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों को हम शुरू से ही इंक्लाइन करते हैं इस तरह से कि उनकी हर तरह की क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप होती रहे। एंड देन आफ्टर 12th जब वो अपना पर्टिकुलर स्ट्रीम चुनते हैं तो वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही चुन पाते हैं। सिमिलरली बीइंग अ टीचर, आपको भी अपनी क्रिएटिविटी को जगाना है। दिस इज व्हाट आई मेनली वांट टू से, कि जैसे कि आप टीचर हैं, आप उसको सिर्फ ऐसा मत समझिए कि मैं 8 to 2 आऊंगी और मेरा जॉब हो गया। नहीं, आप हरदम ये जान के रखिए कि मेरे अंदर छिपा हुआ ऐसा कौन सा स्किल है जो कि मुझे एक बेहतर टीचर बनाता है, और जिसके कारण मैं बच्चों को बेटर स्टूडेंट्स बना सकती हूँ। तो अपने हिडन पोटेंशियल को जानना, खुद ही रियलाइज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसी तरह इनफाइनाइट पावर, ये हमारे अंदर ये प्रोफेसर सिंह अगेन बहुत बार कहते हैं कि हर किसी के पास बहुत अधिक क्षमता है। अपनी सिर्फ क्षमता को पहचानने की जरूरत है, और क्षमता तभी हम पहचान पाएंगे जब हम रेगुलर प्रोसेस में रहते हैं, लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। तो कोई ये कहे कि नहीं ये मेरे बस का तो नहीं है, तो क्या कहते हैं, तो ये गलत होगा। हमें हरदम ट्राई करता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारे बस का पक्का है। कई लोग कह देते हैं नहीं कंप्यूटर तो हम चला ही नहीं सकते, बट मैंने ये देखा है कि जब हमारे ऊपर बाय फोर्स आ गए, सबके पास ये स्मार्टफोन्स आ गए, टच स्क्रीन आ गया, कीपैड वाले फोन अब सब भूल गए। और उस टाइम सब जब कीपैड से एकदम से स्विच करना था,
स्मार्टफोन्स पे, टच स्क्रीन पे, तो हर किसी के हाथ वो हो रहे थे, हिल रहे थे, शेक हो जाते थे कि हम तो किसी को फोन मिला रहे थे, फोन कट गया, हम ये कर रहे थे, हम वो हो गया, और ये टच स्क्रीन फोन बहुत खराब है, ऐसा सब लोग बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सबने, क्योंकि बाय फोर्स हम पर आ गया, तो हम सबको वो करना पड़ा, अपने यूज में लाना पड़ा। और आज मेरे ख्याल से कोई एक आधा ही होगा, 1% होंगे जिनके पास कीपैड फोन होंगे, बाकी सबके पास यही वाले फोन होंगे, टच स्क्रीन वाले। तो वो अपनी क्षमता को पहचानने की बात है। तो इसी तरह टीचर्स को भी अपनी छिपी हुई जो उनका पोटेंशियल है, जो उनके पास अनलिमिटेड पावर है किसी भी कार्य को करने की, कैसे उनको इंटरेस्ट लाना है, कैसे फोकस करना है, तो ये टीचर्स खुद कर सकते हैं, ये इस तरह से। और दूसरा, नो एस्केप। नो एस्केप का मतलब क्या है, जो मैं समझती हूँ, जब हम काम को टालने लग जाते हैं, कोई काम हमारे पास आया, अब सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन का ही नहीं, वैसे भी बहुत सारे काम हमारे डे टू डे लाइफ में रहते हैं, हम उसको टालने की अगर आदत बना ले कि अभी छोड़ो, कल कर लेंगे, और कल को फिर हम कहते नहीं परसों कर लेंगे, परसों को कहेंगे नहीं 10 दिसंबर के बाद ही कर लेंगे, तो जब हम इस तरह से, एस्केपिज्म हमारा चलता रहता है, तो हमारी लर्निंग एटीट्यूड वहीं खत्म हो गया। और दूसरी चीज, वो काम कभी होगा नहीं, ना कोई मेमोरी डेवलप हो रही है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमें भागना नहीं, जहां आपने टालना शुरू कर दिया, वहां आपने खुद ही अपने आप को, अपना लेवल जो है एलिवेटेड करने के बजाय उल्टा कर लिया, ऑपोजिट पाथ पे आप चल पड़े। दूसरी चीज मैंने खुद देखी है, जितना टाइम हम टालने में लगाते हैं कि हम किसी को कह देंगे कि चलो हमने ना, अभी हमें कहीं जाना था, छोड़िए हम ये काम नहीं कर सकते, हम कल कर देंगे, जितना हमने ये सोचा और जितनी देर में हमने वो उनको बहाना बनाया, उतनी देर में तो वो काम भी हो सकता था। तो टालने की बजाय ये सोचना चाहिए, 100% एफर्ट ये डालना चाहिए कि हम इस काम को कैसे करें। जैसे कि आप देखेंगे प्रोफेसर सिंह के पास, फॉर एग्जाम्पल अफजल मैडम के पास, अनुजा जी के पास, मेरे पास, ये 4 उदाहरण तो मुझे खुद ही दिख रहे हैं, और बाकी आप सबके पास भी। मैं अक्सर देखती हूँ, हम लोग किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं, और एट अ टाइम हमारी टेबल पे एटलीस्ट 4 डिफरेंट डायरेक्शंस के काम चल रहे होते हैं। डायरेक्शंस कहने से मतलब है 4 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के काम चल रहे होते हैं। किसी को हमने कुछ ईमेल करना है, किसी के लिए कुछ नोट बनाना है, किसी के लिए कुछ लिख कर देना है, किसी को पढ़ाने जाना है, तो वो 4 डिफरेंट चीजें चल रही हैं। अब एक तो ये है कि चारों में से 2-3 को टाल दो, एक आधा कर लो, और या तो ये है कि चारों में थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल दो, वो कंटिन्यूटी में रखें हम, उससे भागे नहीं, और उसको करते रहे, तो हम अपने कहीं ना कहीं अपने पोटेंशियल को भी इंक्रीज करेंगे, अपनी क्षमता को भी बढ़ाएंगे। एक साथ 4 काम, जो हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग है, कई बार ये एमबीए वाले लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हमें अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाना है। तो एट ए टाइम मल्टीटास्किंग एबिलिटी तभी डेवलप होगी व्हेन यू आर गोइंग टू पुट 100% एफर्ट ऑफ योर्स into some actions, into some work, and you found no escape from any of the task। जहां आपने अपने आप को बचाने की कोशिश कर ली, टालने की कोशिश कर ली, वहीं आपके सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है। इसीलिए जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स भी रखे, तो मैंने यही देखा कि वो लोग अपने कोशिश करते हैं कि देखिए, कोई काम जरूरी नहीं है कि आपने 100% एफर्ट डाला और उसका 100% रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। आप 100% एफर्ट डालिए, उसका अगर 50% भी रिजल्ट आता है, पर उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आपने एफर्ट डाला था। तो इसीलिए आपका जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैंने काम तो किया, भले आंसर उसका रिजल्ट उतना नहीं आया। तो आप देखेंगे, और अल्टीमेटली ऐसे लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनका माइंड हमेशा हरदम प्रसन्न रहता है। तो ये सब चीजें जो हैं, अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम अपने प्रोफेशन में भी इसको अप्लाई करें, तो मतलब मुझे लगता है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस यही है कि हम अपनी हर चीज में, जैसा कि मैंने 1-2 एग्जांपल्स लिए हैं, जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपर्स में देखे भी। श्री श्री रविशंकर जी, जो कि काफी पॉपुलर भी हैं, उन्होंने लिखा है कि पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर एक्शंस। अगर आप अपने हर काम में, जो भी आपका काम है, उसमें अपना हार्ट एंड सोल डाल देते हैं, मन, आत्मा, सब कुछ डाल देते हैं, पूरे मन से करते हैं, तो रिजल्ट धीरे धीरे आता ही आता है, पक्का। और रिजल्ट वही है जो मैंने अचीवमेंट के पॉइंट्स में रखा। तो डिवोटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपने हर एक्शन को इसी तरह का बनाइए। कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना, बिना मन का कार्य मत कीजिए, जो कार्य कीजिए पूरे मन से करिए। उसके बाद एक और कोई स्वामी जी हैं, उनका भी मैंने, शतात्मानंद जी हैं, इनका भी मैंने न्यूज़पेपर से ही पढ़ा, बहुत अच्छा मुझे लगा। ऐसे मोटिवेशनल कोटेशंस हमको पढ़ते रहना चाहिए। दीज आर एक्चुअली अ सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस टू डू बेटर इन आवर जॉब्स और व्हाटएवर एक्शंस वी आर डूइंग। सो अवेयर ऑफ बीइंग अ बंडल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ होप, पॉजिटिविटी एंड एंथुजियाज्म। इसका मतलब यह है कि हरदम अपने आप को समझना चाहिए, जो अभी हमने बात भी की और जो प्रोफेसर सिंह कहते भी हैं, हरदम अपने आप को समझना चाहिए मेरे पास बहुत एनर्जी है, आई एम टोटली एनर्जेटिक। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बहुत ज्यादा होप है। मतलब हम कई बार कहते हैं ना, वो बहुत उदासीन है हर चीज में, ये कहना ये काम तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी कहना ही नहीं है। हमेशा कहना है, चलिए देखते हैं, चलिए कोशिश करते हैं, हम जरूर करेंगे, हम अपना एफर्ट जरूर डालेंगे। ऐसा हमेशा एक होप को हमेशा अपने अंदर जागृत रखना चाहिए। उसी तरह एक पॉजिटिविटी जो है बनाए रखना चाहिए। किसी भी काम को देखकर पहले से ये सोच लेना कि ये तो मैं करूंगी ही नहीं, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकती है, तो वो भी नहीं। तो यही चीज हमें बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, यही चीज हमें अपने अंदर भी लानी है। और यही सब बातों को रखते हुए मुझे लगता है कि हम, हमारा जो पाथ है अचीवमेंट का और आगे बढ़ने का, वो इन्हीं सब कारणों से है कि हम अपने आप को डिवोटेड, निष्ठावान बना के रखें और हरदम आगे बढ़ते रहें। बाकी आप सबसे मैं चाहूंगी कुछ इंटरेक्शन अगर हो और कुछ हम क्वेश्चंस को ले सकें तो। मेरी आवाज जा रही है? इको आ रही है। शायद आपके आसपास कोई और हैं जिनका माइक ऑन होगा, इस वजह से इको आ रही। जी, मेरी अब आवाज आई? जी जी जी, अपर्णा जी, आपने बहुत सारी बातें और बहुत अच्छी बातें बताई। अब हम अपने टीचर से चाहेंगे कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चन जरूर आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी अपर्णा जी ने भी बताया और मैं भी तब से लगी थी कि इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं, तो कहाँ से क्या चीज पूछा जा सकता है। और अपर्णा जी के बताने के अकॉर्डिंग जो बात सामने आई कि धैर्य होना, किसी भी चीज को सिखाने और सीखने के लिए हमारे अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। और बच्चे चाहते हैं कि आप उनके बारे में जानें, उनको समझें। और ये चीज तभी संभव है कि जब हम पूरी लगन निष्ठा से बच्चों से इंटरेक्शन करें, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए किया जाए। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि टीचर्स हैं वो मेरे पास आते हैं कभी कभी, अपर्णा जी, कभी कभी मेरे पास आते हैं बच्चे कि मैम ये बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एकदम थक गए हैं इससे, ये काम पूरा नहीं कर रहा है। तो वो चीज, जैसे कि मुझे ये लगता है कि टीचर्स के अंदर खुद ये बात होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि टीचर मुझे फिर आकर ये बात ना करे, मैं ये इस समय इसलिए ये बात रखी हूँ कि ये बात होनी चाहिए कि आपके अंदर खुद ये बात आनी चाहिए कि हम क्या करें इस बच्चे के साथ। कि ये हमारी क्लास का मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है कि अगर 40 बच्चे हैं क्लास में तो 30 बच्चे अच्छे होते हैं, 10 बच्चे ही खराब होते हैं, और उन्हीं 10 बच्चों पर ही ज्यादा हमको मेहनत रहती है। तो ये ऑल टाइम आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि हम किस तरह से उस बच्चे को, उस 10 बच्चों को उन 30 बच्चों के लाइन में लाके खड़ा करें।
तो पहले तो हम चाहेंगे कि अगर अनुजा जी कुछ बात डालें अपने इन विचारों पर, और उसके बाद टीचर्स से मैं कहूंगी कि टीचर्स कुछ अगर इस तरह के सवाल आपके माइंड में हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को रखिए, जिसको अनुजा जी या अपर्णा जी बताएं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगी कि मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ कुछ बहुत सहज नहीं रहती हैं इसीलिए। लेकिन जल्द ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे डॉक्टर अपर्णा दी का बहुत अच्छा लगा। एज़ यूजुअल वो कई सारी जगह प्रेज़ेंटेशंस करती हैं। तो और मैं उनकी बात मुझे अच्छी लगी, और मुझे बस एक प्रश्न शायद मैं करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि जैसा उन्होंने कहा, और मुझे भी ये मैंने ये महसूस किया है कि धीरज तो है ही, और सबसे बड़ी चीज़ है पॉज़िटिव सोच। अभी मैं भी जिस परिस्थिति से गुज़र रही हूँ, अगर पॉज़िटिव सोच नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है परिस्थितियों का सामना करने के लिए। ज़िंदगी में हमेशा चैलेंजेज़ आते हैं, कई समस्याएँ आती हैं, से ओवरकम करना, उसको पार करना, उसके लिए सकारात्मक सोच और आशावादी होना बहुत आवश्यक है। और बच्चों की शिक्षा की जहाँ तक बात है, या शिक्षकों का अपना, मैं शिक्षक नहीं हूँ, आप लोग सभी हैं, लेकिन मैंने शिक्षकों के सानिध्य में रही हूँ, तो मैंने यही सीखा है कि जो धैर्य की बात उन्होंने कही, और दूसरा कि बच्चों के साथ एक समानांतर जो व्यवहार होता है शिक्षक का, वो होना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है। बच्चों को ये लगे कि जो शिक्षक हैं हमारे, बड़े तो वो हैं ही, लेकिन वो मित्र की तरह हैं, और वो हमारी परिस्थिति को समझते हैं, हमको समझते हैं, और हमें उस तरह से पढ़ा रहे हैं। जैसा डॉक्टर सिंह भी कहते हैं कि जब हम बोलते हैं ना कि हम शिक्षा देने आपको आए हैं, या हम आपको कुछ बता रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा, इसके बजाय ये कहें कि हम जो जानते हैं, जो भी कुछ मुझे ज्ञान है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। आपको भी अगर कुछ पता है, आपको लगता है, तो आप भी ज़रूर हमें बताइए। इससे उनको ये लगेगा कि वो मुझे बोलते हैं ना, हमको पढ़ा रहे हैं क्या, हमको सिखा रहे हैं? नहीं, ये नहीं कर रहे। क्योंकि हम सभी जो हैं वो जीवन में बहुत सीखते रहते हैं। तो मैं अपर्णा जी से बस इतना सा पूछना चाहती हूँ कि जैसा उन्होंने सफलता की बात कही, अगर कोई जीवन में उद्देश्य है और उसको हम पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, तो क्या उसको पा लेना सफलता है? और अगर हम नहीं पाते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम सफल हैं? तो मैं अफजल मैडम ने जो एक बात रखी थी कि स्टूडेंट्स के, हम उनके पास जैसे बच्चे की आती है बातें कि उन्होंने फलाना बच्चा इस टाइम उतना काम नहीं कर रहा है या क्या करें, तो टीचर्स को हरदम सोचने के लिए उन्होंने कहा। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि टीचर्स को हरदम उस बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि वो बच्चा कब पॉजिटिव माइंड से रहता है और कब उसका ऐसा शरारतों में या दूसरी तरफ से दिमाग चलता है। तो जब ऑब्जर्व करते रहते हैं तो नेचुरली हमारा खुद का क्रिएटिव वो चलेगा माइंड कि हम इसको कैसे सही जगह ला सकते हैं। तो वो हरदम आप घर में भी या अपने फ्री पीरियड्स में जैसा भी आपको टाइम मिले, हर टाइम उस बच्चे के बारे में आप सोचते रहिए, ऑब्जर्व करिए क्लास में उसको जितना हो सके। तो वही आपको ऑब्जर्व करते करते अपने आप रास्ता मिल जाएगा उसको सही रास्ते पे लाने का, तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। और आप देखिए ऐसे हर स्टूडेंट के, अगर यहाँ मान लीजिए इस टाइम 18 टीचर्स हैं, 18 टीचर्स अगर 10-10 या 5-5 बच्चों की बात लेके अफजल मैम के पास जाएंगी, उनके पास कितने क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। तो अल्टीमेटली करना आपको ही ठीक है, कैसे करना है तो वो ऑब्जर्वेशन पे और पेशेंस पे, इन दोनों चीजों पे ही बेस है। अब जो अनुजा जी का क्वेश्चन है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जैसे कोई क्वेश्चन हमने अपना गोल सेट किया है और हम उसको नहीं पा रहे हैं, तो कैसा वो परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अभी पहले ही कहा कि हम एक टाइम तक तो हमें अपना, हम फेम एंड मनी इसको अपना गोल मानते हैं, लेकिन हमें जब हम उसको देखिए ये अपने अपने जीवन की भी बात है। मुझे लगता है कि शायद इसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है कि आपको आपकी एजुकेशन क्या सिखाती है। एक एजुकेशन, कभी भी एजुकेशन तो ये नहीं कह रही कि आपको बहुत बहुत पैसा कमाना है, बहुत दिमाग फेम लेना है।
सभी एजुकेशन का अल्टीमेट गोल ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो वो अच्छे इंसान के जो बात है वो यही है कि आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो, पॉजिटिविटी हो, खुशी हो, आप हेल्दी हो। तो वो चीज को आप अगर अपना मेन एम बना लें, प्राइम एम, एंड सेकंड एम बना लें दूसरी चीजों को, तो जो अनुजा जी कह रही हैं कि चैलेंजेस आने पर भी हम परेशान नहीं होते हैं, तो वो स्थिति तब आती है। लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसको अचीव करने के लिए जैसे हम लोग ये सेमिनार्स करते हैं या आपस में बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तब उन चीजों को हम अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे अनुजा जी, जो आपका प्रश्न है ना कि हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो मैं वही बात है जो हमने पहले भी रखी कि पेशेंस से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई मल्टी मिलियनर ही हो, हर कोई बॉलीवुड स्टार ही बने जाके। तो अपने गोल्स को हमें थोड़ा सा खुद ही चैनलाइज करना पड़ता है माइंड को। मैंने ये देखा कि माइंड को आप अपना चैनलाइज कर लें, मतलब कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लें कि मैं मेरे आज डे में मुझे क्या करना है, या डे में मैं कितना सफल रहा अपने कार्य को करने में, या डे में मुझे चैलेंजेस, मैंने स्ट्रगल्स जो किए, चैलेंजेस फेस किए और स्ट्रगल जो फेस किए, उससे मेरे माइंड को क्या मिला। इस तरह की चीजें खुद ही उधेड़पुन अपने माइंड में करते रहना चाहिए। आप देखेंगे आपको ये जो चीजें हैं, सक्सेस रेट आप खुद ही काउंट कर लेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। मुझे मुझे असल में अपर्णा, होता है ना कि हम लोगों को लोग आंकते हैं ना। आपने जैसे एक बार मीटिंग में भी कहा था, लोग आंकते हैं ना कई बार कि जैसे कोई सफल एक्टर है, कोई कहीं अच्छे पोजीशन पे है, तो लोग बोलते हैं वो सक्सेसफुल है। अगर वो ऐसी पोजीशन पे नहीं है तो उसको सक्सेसफुल नहीं लोग बोलते हैं। हम क्या मानते हैं, ये सही है कि मैंने कहा कि मेरी जिंदगी सफल है मान लीजिए, तो क्या मैंने कुछ अगर एक गोल सेट किया है, सपोज कि मैंने बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं पा सकी, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए मैंने कई ऐसी अचीवमेंट्स हुई हैं जो मेरी जिंदगी में बड़े महत्वपूर्ण है और बहुत कारगर है। मैं अपने आप को सफल मानती हूँ। तो ये बात महत्वपूर्ण तो है ही कि मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या ये सफलता का पैमाना है कि हाँ ये मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति मानी जा सकती हूँ? देखिए अगेन वही यहाँ पर बात आ जाएगी, मैंने जैसे कहा कि बात सारी मन पर आ जाती है, अपने माइंड पर आ जाती है। आप अपनी सफलता अपने आधार पर निर्धारित करती हैं या दूसरों को देखकर? जैसे कि दूसरे आपको कहें अरे वाह अनुजा जी तो बहुत बड़ी मीडिया जर्नलिस्ट है, तब आपको खुशी हो रही है, या आपको खुशी इस बात की हो रही है कि मीडिया जर्नलिस्ट बनने के पाथ पर चलते हुए आपने 10 लोगों से, आप बहुत अच्छे लोगों से मिली, अच्छे अच्छे आपने काम किए, बहुत ट्रैवल किया, बहुत सीखने को मिला। इससे आपको ये आंकलन भी आपके माइंड को ही करना है। और वो ही अल्टीमेट हैप्पीनेस आप खुद देखेंगे, आपको खुद ही चेंज लगेगा कि दूसरों को देखकर, दूसरों से सुनकर आपको ज्यादा खुशी होती है या अपने आप में महसूस कर कर ज्यादा खुशी होती है। तो ये भी अगेन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन है जो कि आपके माइंड से ही आपको होने वाली है। तो इसमें लेकिन लोगों का कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या है कि लोग, हम आप बहुत लोगों ने ऐसा फेस किया होगा कि हम लोग अपने रिश्तेदारी में या सोसाइटी में कभी चलते हैं, तो स्कूल कॉलेज करते साथ ही हमसे पहली नौकरी लगती है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं कितने पैकेज पे लगी। जब वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो हमारे मन में एक बात आ जाती है कि अरे मैं इसको क्या बताऊं, मेरी 2000 की जॉब लगी है। वो उसी टाइम हमारा मनोबल उसी टाइम टूट जाता है और हम अपने आप को अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी ऐसा आकलन करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं ये सोच के करूं कि अरे मैंने जहाँ जॉब ली है वहां मुझे पैसे की इतनी वो नहीं है, चलो पैसा तो ठीक है आता रहेगा, लेकिन मैं कितने बड़े लोगों के साथ बैठ रही हूँ और मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो जब मैं अपने माइंड को ऐसा बोलना शुरू कर दूंगी तो नेचुरली मैं अपना मूल्यांकन लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करना शुरू कर दूंगी। तो वो एक अपनी खुशी की और एम की बात है, मतलब सक्सेस रेट को मैं फिर उस हिसाब से देखूंगी। तो मुझे लगता है अनुजा जी शायद ऐसा कुछ मुझे मेरा आपने उत्तर बिल्कुल सही बोला है अपर्णा, एकदम सटीक बात है कि सफलता का जो पैमाना है वो हम सोचते हैं, हम तय करते हैं, कोई और नहीं करता। और जीवन में सफल वो व्यक्ति होता है जो समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सका, अच्छे भाव रख सका। सही मायने में जीवन में वही सफल है। थैंक यू सो मच अपर्णा। अनुजा जी एक इसमें एक चीज मैडम मैं और ऐड करती हूँ कि जैसे आप किसी राइटर को ले लीजिए या कोई म्यूजिक मतलब कोई संगीत लिखने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट ले लीजिए, उसने कोई पेंटिंग बनाई, कोई गाना लिखा, भले ही बंद कमरे में बनाया लिखा, किसी से जाके शेयर नहीं किया,
लेकिन वो बहुत खुश है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, और वो अपने आप में बहुत खुश है। तो ये खुशी ज्यादा अच्छी है कि जब, या फिर वो उसकी पेंटिंग बनी हुई किसी आर्ट गैलरी में जाए और 5 लाख की बिके, तब ज्यादा खुशी है। तो ये अगेन उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो खुशी को किस तरह से नाप रहा है, उस मतलब उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, या जो भी कहेंगे हम, उसका असेसमेंट जो है किस पर बेस्ड है कि 5 लाख की उसकी पेंटिंग जा रही है, या मैंने आज एक ऐसी पेंटिंग की जो कि मैंने पहले लाइफ में कभी की नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये पेंटिंग बना सकता हूँ। तो ये असेसमेंट करना भी आप पर खुद पे डिपेंड करता है। थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू अनुजा जी, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बताई। और अब मैं टीचर से अपने बोलूंगी कि टीचर्स कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, क्योंकि टाइम भी आगे जा रहा है काफी। जी जी अपर्णा जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशंस के बारे में भी बोला था। तो बीइंग अ टीचर मैं देख रहा हूँ कि आज टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि मतलब जो टीचर्स और स्टूडेंट कम्युनिकेशन है वो लर्निंग का बेस है। तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन गैप क्या है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, ये मेरा एक संशय है। एक सुशील जी, इसमें की बात है कि जैसे आप हर एक इंडिविजुअल का आप ये देखिए, कोई ना कोई एक कंपेनियन जरूर होता है। वो उसकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कंपेन, लेकिन आज की डेट में अपनी इस एज पे पहुंच के मैं कह सकती हूँ कंपेनियन का मतलब ये नहीं कि वो आपका हम उम्र ही हो, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है जिसके साथ आप अपनी मन की बात शेयर करते हैं। तो बीइंग अ टीचर, आप स्टूडेंट के साथ खेल तो नहीं सकते जाके कि हम स्विंग्स पे खेलेंगे तो वो हमारा फ्रेंड बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हम कर सकते। लेकिन हम उनसे अपना कम्युनिकेशन उस तरह से रखें, मतलब आपको हरदम हाथ में स्केल लेके बात नहीं करनी है, हरदम कड़क बनकर बात नहीं करनी है। कभी कभी उनके जैसे जैसी उनकी सोच विचार है, आपने, मैं फिर से एग्जांपल दूंगी प्रोफेसर सिंह का। हम उनके साथ मीटिंग में होते हैं, और मैं, अनुजा जी, अफजल मैडम, हम लोग जब भी मीटिंग में होते हैं, वो हमारे आपके तो खैर स्कूल के फाउंडर हैं, पर हमारी कई ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी बात करते हैं, उनका ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमें लगता है कि हम अपने किसी अपने ही एज ग्रुप के लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये उनका लेवल है बात को समझाने का, और वो हमसे काम भी उतना करवा रहे हैं। ये नहीं कि हमें ये कह रहे हैं कि तुम खेल लो, कोई बात नहीं, काम मत करो, तुम्हारा माइंड रिलैक्स रहेगा। नहीं, वो हमें बहुत काम देते हैं करने के लिए। कई बार तो इतना टाइम बाउंड होता है कि आपको 2 दिन में ही ये रिसर्च पेपर लिखकर भेजना है, ऐसा। लेकिन वो बात इतनी सहजता से कर जाते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और हम अपनी प्रॉब्लम को, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे इकोनॉमिक समस्या हो, कुछ भी हो, हम बड़े आराम से सर के साथ रख लेते हैं। तो ये चीज मैं आपको यहाँ यही कहूंगी कि हम जब कंपेनियन बनने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्रेंड बनना है, आपको खेलना है, लेकिन आपको अपनी बात इतनी सहजता से रखनी है कि बच्चे के लेवल पे जाके उसकी बात को समझना है। अगर वो कह रहे हैं मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आप उससे उस चीज को समझाइए कि मैथ्स में, जैसे मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे खुद को मैथ्स में प्रॉब्लम है। मुझे बहुत डर लगता है कि अरे 2+2 4 क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण था। तो इस बात को जब आप इजिली उसको समझाएंगे, तो शायद वो कंपेनियन और कम्युनिकेशन वाला चीज आ जाए। थैंक यू अपर्णा। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मुझे लगता है कि सेशन में सभी लोगों को या अपनी कोई बात भी अगर कोई शेयर करना चाहे, कोई अपना अनुभव भी अगर बताना चाहे। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैं केपी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मेरी आवाज नहीं है। जी बताएं। जी मैम ने आज जैसे कि इंटरेक्शन का एक पॉइंट बात की थी, तो उस इंटरेक्शन पे जैसे हम जैसे टीचर हैं और स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ और उसका रिजल्ट जो है हम लोगों को नहीं मिलता है।
फिलहाल लर्निंग तो मिलती है, लर्निंग हम लोग सीखते हैं, काफी ज्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि अगर हम इंटरैक्शन कर रहे हैं और उससे टीचर को मतलब हम लोग बेनिफिट हो रहा है, और हमको बेनिफिट होने के साथ साथ स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और उनका उस मतलब आउटपुट वो भी दें कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं मिलता है तो फिर एक जैसे जो टीचर होता है वो हतोत्साहित हो जाता है, मतलब होपलेस हो जाता है। तो उससे मतलब मैम फिर हम लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है। तो इसको हम कैसे दूर करें कि इंटरेक्शन जैसे कर रहे हैं बच्चों से, तो बच्चे भी हमें कुछ आउटपुट में दे, मतलब रिजल्ट उसका दे, तो हमारा भी मनोबल जो है बढ़ेगा, और हम लोग भी फिर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए, अगर आप ऐसा माने कि आप दो इंडिविजुअल्स हैं, एक टीचर एक स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल्स का अपने अपने एफर्ट्स हैं, अपना अपना अचीवमेंट है, तो आपको कभी इस तरह का मनोबल टूटेगा नहीं। क्यों? अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस बच्चे पे इतना एफर्ट डाला, इसके तो दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, इसको कुछ नहीं आ रहा, मेरा सारा माइंड खराब हो गया, मेरा मन टूट गया, और आपका दिल ही नहीं करेगा अगले दिन से पढ़ाने का। ठीक है, एक तो ये तरीका है सोचने का कि मैंने इतना एफर्ट डाला। अभी आप ये सोचिए कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, बच्चा आज नहीं सीख रहा, कल सीख लेगा, कल नहीं सीख रहा, अगली क्लास में सीख लेगा, कभी तो सीखेगा। आपकी लर्निंग चलती, आपकी लर्निंग जर्नी अलग है, उसकी लर्निंग जर्नी अलग है। आप अपनी लर्निंग जर्नी के थ्रू उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, वो सेकंड पार्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि पहले तो आप अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, उधर से बच्चा भी ग्रो हो रहा है। अब आप दोनों साथ साथ हो जाएं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, ओम सहना अवतु सहना भुनक्तु सहना वीर्यम करवा वही, ऐसा करके आता है। मतलब कि हम दोनों एक साथ पढ़े, हम दोनों का ज्ञान एक साथ ऊपर की ओर बढ़े, हम दोनों पढ़कर एक दूसरे से क्वेश्चंस वगैरह अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़े, और हम दोनों एक दूसरे से पढ़कर कभी ईर्ष्या ना करें। ये उपनिषद का वाक्य है, मैं नहीं बता रही हूँ। तो टीचर स्टूडेंट एक साथ बैठकर जब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दोनों की लर्निंग साथ साथ चल रही है, दोनों आपस में जेलसी ना करें, अपने अपने ज्ञान को बढ़ाएं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट आपसे नहीं सीखना चाह रहा है या उसको नहीं समझ आ रहा, तो आप अगर इसको अंदर अपने मनोबल को तोड़ने की बजाय ये सोचें कि चलो इसने नहीं सीखा, मैंने तो सीख लिया, इसको सिखाने के चक्कर में मैंने 10 बार इस बात को बोला, मुझे तो लर्न हो गया, तो आपकी ग्रोथ तो नहीं रुकी ना, तो आपका मनोबल तो नहीं टूटना चाहिए किसी भी बात में। ठीक है, नहीं मैम, और जी लेकिन जैसे कि वो तो आप सही कह रही हैं कि जैसे कि मैंने सीख लिया, उसकी वजह से मैंने सीखा, मुझे हो सकता है कोई मेरा पॉइंट वीक हो, मैंने सीखा। लेकिन मैम जैसे कि आउटपुट आजकल का जो सोसाइटी है, या मतलब वो देखता है ना कि इसका रिजल्ट क्या मिला, टीचर ने, हम कह रहे हैं हमने पूरा 100% दिया, तो आदमी कहने से नहीं, जैसे हम कह रहे हैं हमने 100% इसको पूरा अच्छे से नॉलेज दिया, सब चीज बताया है, लेकिन अभी मैं कहूँ तो उसको जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं इसका रिजल्ट क्या है, ये चीज जानना चाहते हैं ना, ये मेजर प्रॉब्लम है। सीखना तो मैम वो सही है, आप कह रही हैं। ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगेन वही वाला पॉइंट आ जाएगा जो अनुजा जी के साथ बात हो रही थी कि बीइंग अ स्कूल टीचर और बीइंग अ स्कूल का रिजल्ट जो है आपका, वो आना चाहिए 100%, और उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब लेकिन नहीं आ रहा है, अगर आपका वो रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा है, तो वो अगेन मैं यही कहूंगी कि आपके एफर्ट्स चलते रहने चाहिए। आप ये मत देखिए कि सोसाइटी क्या कहेगी, आपका काम है बच्चों को बनाना। ठीक है, तो वो ओवर द टाइम पीरियड आ जाएगा, ओवर द टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर आज नहीं आ रहा है, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड पक्का आएगा। आप एक बेहतर टीचर बनेंगे। शायद जो चीज आप आज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं आपसे, हो सकता है अगले 2 सालों में वो बहुत अच्छे से सीख जाएं। तो आप इसको ऐसा मत सोचिए, मुझे लगता है हो जाएगा। और बाकी रही बात टीचर स्टूडेंट्स की और टीचर की, ये तो हमेशा चलता रहेगा, जर्नी है। एक अच्छे टीचर, आप एक में यहाँ पर ये बात कहना चाह रही थी, कई बार कई बच्चे कहते हैं फलानी टीचर हमारा बेस्ट टीचर है, फेवरेट क्लास टीचर है या फेवरेट टीचर है, तो हम लोग अक्सर ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे उनको फेवरेट मान लिया, मुझे गंदा कह दिया या मुझे अच्छा नहीं कह रहे। कभी दूसरे तरह से सोचिए कि आप चुपके से उस चीज को ऑब्जर्व कीजिए अपने माइंड से कि आखिर वो बच्चा, उसके लिए वो टीचर फेवरेट क्यों है? क्या वो उसके साथ बैठ के लंच शेयर कर रहा है? क्या स्विंग्स पे जा रहा है? नहीं, वो उसकी बात को उसके लेवल पे जाके समझ रहा होगा। तो बच्चे अपना फ्रेंड उस टीचर को मान के उसको फेवरेट मान लेते हैं। तो आप हमें वो चीजों को अपने अंदर लाना है कि बच्चे हमें भी फेवरेट कहें। तभी तो कई बच्चे कहते हैं मेरे तो सारे टीचर्स फेवरेट है, क्योंकि वो हर टीचर को अपना फ्रेंड मान लेते हैं। मतलब फ्रेंड इन द सेंस कंपेनियन, जिसके साथ वो फ्रीली बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं।
तो और फिर वो उनकी बात को घर जाकर भी अमल करते हैं और घर जाके अपने खूब अच्छे से तैयारी करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट में फर्क आता है। तो ये चीज है, तो दूसरे टीचर्स को भी ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा टीचर बच्चों के साथ कैसे डील कर रहा है। जी, थैंक्स मैम। जी। हेलो जी मैम, आवाज जा रही है? जी। जी मैम नमस्ते सबको मैम। जो है मैम एक क्वेश्चन हमारा भी था, जो है आवाज डिस्कनेक्ट कर रही मैम, शायद जो है आवाज क्लियर। हाँ, अब ठीक आएगी। मैंने म्यूट कर दिया, मिसेस अफजल का ऑन था इसलिए। जी जी मैम, तो हम बोल रहे थे जैसे इसमें मैम एक वर्ड यूज किया आपने, स्ट्रेस। मैम जैसे अभी इससे रिलेटेड के सर का ही क्वेश्चन था कि कभी कभी हम लोग जो है सोचते हैं कि हम काम को बेहतरीन तरीके से करें और 100% एफर्ट देने के बाद जो हमारी सोसाइटी है उसका जो इम्पैक्ट है हम पर, वो सोसाइटी का ही नहीं मैम, आज के समय हम देख रहे हैं करंट टाइम में जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि हम इससे बेटर और कहीं से सीख सकते हैं, या और भी जैसे आफ्टर कोरोना जो है हम देख पा रहे हैं कि मैम जो है सारी चीज़ें लगभग बदल गई हैं। तो स्ट्रेस हमें लग रहा है मैम और प्रोफेशन के बजाय हम लोगों पर ज़्यादा हो गया है। जैसे जो लॉयर हैं, जो डॉक्टर हैं, और इनके अलावा अब जो स्ट्रेस टीचर का है वो ज़्यादा है। मैम इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि स्ट्रेस के मामले में, और ये स्ट्रेस मैम हम सोचते हैं कि कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कोई ऐसा जैसे अब हम इन्वायरमेंट को बदल नहीं सकते, और भी चीज़ें मैम थोड़ी बड़ी हैं, जैसे कि पेरेंट्स का जो मेन मोटो रह गया है वो केवल मार्किंग सेशन रह गया है। बच्चे का आउटकम ओनली मार्क्स है, आउट ऑफ 10 मतलब वो केवल मार्क्स को वैलिडिटी दे रहे हैं। उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि टीचर एफर्ट क्या दे रहा है, क्या नया सिखाने की कोशिश कर रहा है। और उनका एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि जो किताब है उसमें आपने कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, बस। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या दिया, इट डजंट मैटर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये डेली मेरे तो खुद के घर में टीचर्स हैं तो मैं वो सब देखती हूँ। आप याद कीजिए अपना पुराना टाइम, जब हमारे टीचर्स के साथ पेरेंट्स मीटिंग होती थी साल में 2 या 3 बारी। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा हरदम फोन करते रहेंगे, व्हाट्सएप पे मैडम के साथ चैटिंग करके बात कर लेंगे अपने बच्चे के बारे में। कुछ चीजों के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी। पहले हमें हमारे पेरेंट्स को टीचर तक पहुंचने में डर लगता था कि पता नहीं बच्चे की क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगी, या हम अपनी बात टीचर के आगे रख भी पाएंगे कि नहीं। तो एक टीचर की बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी। अभी कोरोना टाइम से थोड़ा सा चेंज ये आ गया कि सब बच्चे तो हुए टीचर्स के साथ इन्वॉल्व, पेरेंट्स और हो गए हैं, तो उनको मौका मिलता है बहुत ज्यादा बातें कहने का, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बताने का। एक बार मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, मेरे खुद के फादर, अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे फादर ने एक बारी मेरे मैथ्स में कम आए मार्क्स, मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आते थे, मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। तो हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स मीटिंग थी और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब इतना डांटते थे हमको पढ़ने के लिए, बस पूछो मत। तो मैंने कहा पापा आप नहीं जाओगे पेरेंट्स मीटिंग पे, टीचर जो है आप, मेरे को डर लगता है कि मेरी कंप्लेंट करेंगी और ऐसे ऐसे करके। पर पापा ने क्या किया कि टीचर को इस तरह से बोला, उसने कहा आप अपने बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते हो क्या, ठीक है। तो पापा ने टीचर को फिर ये बात बोली कि ऐसा है मैडम, हम तो सिखा ही रहे हैं लेकिन आपका भी है। तो होता है ये, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और मैंने भी ये समझ लिया कि मुझे स्कूल से भी पढ़कर आना है, मुझे घर से भी पढ़कर आना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आपका जो है ना स्ट्रेस मार्किंग वाला चीज, बच्चों को वो मार्किंग के हिसाब से देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। तो हमें असेसमेंट का जो लेवल है, बच्चे दूसरी एक्टिविटीज में भी तो जा रहे हैं, वो नहीं कोई देख रहे होंगे ना। तो मेन चीज नहीं है वो देख रहे। उनके मूल्यांकन करने का तरीका है।
ओवरऑल रिजल्ट मैटर करता है। मैंने आपको यही बात बोली कि ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वो ओवरऑल देखें कि बच्चा हमारा उसका लेवल कहाँ पहुंच रहा है, कितना स्ट्रेस फ्री, या बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है, खुशी खुशी आता है, ये सब चीजें भी देखें। तो वो धीरे धीरे उन पेरेंट्स को भी समझ आएगा जब वो अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो भी कम्युनिकेशन गैप नहीं करते। हर कोई डायरी देखता है, नोट्स देखता है, ओ रिपोर्ट कार्ड देखता है, खत्म बात। उसके 50 में से 30 मार्क्स क्यों आ गए, चलो पकड़ो टीचर को। ये नहीं देखेंगे बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अल्टीमेटली कंपेनियन आपको अपने फ्रेंड बच्चे को ही बनाना है, जिससे कि उसकी लर्निंग अच्छी हो, उसके मार्क्स खुद ही अच्छे आने लगेंगे और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी कम रहेगा। तो आजकल थोड़ा दूसरे तरह का। और रही बात स्ट्रेस की, टीचिंग प्रोफेशन में स्ट्रेस इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर आ रहा है ना। तो पेरेंट्स के प्रेशर, मैंने आपको यही बात बोली है कि उन दूसरे प्रोफेशन में स्ट्रेस का कारण ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस है। आप लोगों का स्ट्रेस तो अगर ये चीज लोगों तक पहुंचा दे कि हम बच्चों को बना रहे हैं, हमारे कारण ही आपका बच्चा 12वीं के बाद ऐसा दिखने वाला है, तो नेचुरली पेरेंट्स को भी एक मन में वो क्या कहते हैं संतुष्टि रहेगी कि हमारा बच्चा ऐसे पढ़कर अच्छा ही निकलेगा। तो वो मार्क्स की तरफ नहीं भागेंगे। लेकिन अभी क्या है कि बहुत यंगर एज में ना ये चीजें बच्चों को समझाना, उनके पेरेंट्स को समझाना। अब यहाँ दिल्ली के स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम है जो अपने घर में देखती हूँ कि पेरेंट्स टीचर के पीछे पड़ रहे थे, हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा, ठीक है। अब वो इसी पे फोकस पे है कि बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा, बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा, बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा। अभी ये पूछो उनसे, क्या आपने इस घर में न्यूज़पेपर लगाया है इंग्लिश का? क्या आपने घर में इंग्लिश न्यूज चैनल चलाए हैं? क्या आपने बच्चों से कहा है कि डेली न्यूज के जरा कुछ रिपोर्ट्स बना के दिखाओ, पढ़ा? ऐसा कुछ नहीं कर रहे होंगे घर में। दे आर एक्सपेक्टिंग कि एवरीथिंग टीचर ही करे क्लास के अंदर। तो टीचर अपने इंग्लिश के पीरियड में एक न्यूज़पेपर ही तो एक न्यूज रिपोर्ट ही तो बनवा सकता है, एक ऐसे ही तो लिखवा सकता है। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो नहीं दे सकता पूरा दिन। तो ये तो कुछ एफर्ट्स पेरेंट्स को भी करने हैं। तो एफर्ट्स शुड बी डिवाइडेड। अगर इंडिविजुअल को एक निखार के बनाना है आपको, तो जैसे मेरे घर का एग्जाम्पल अगर लें, जब मैं यंगर एज में थी स्कूल में, मेरे घर में उस समय 3 पेपर इंग्लिश के न्यूज़पेपर के, 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर आते थे और 2 हिंदी के न्यूज़पेपर आते थे, ठीक है। लेकिन और वो न्यूज़पेपर भी ऐसे थे कि तीनों में जिसकी टफ लैंग्वेज हो, मतलब एक हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और पायनियर, फिर आने लग गया साथ में इंडियन एक्सप्रेस। ये 4 न्यूज़पेपर मेरे बचपन में आते थे घर में। हमें कुछ न्यूज से मतलब नहीं होता था, चाहे फोटो ही देखते थे, लेकिन सबकी हेडलाइन पढ़ के पापा को सुनानी होती थी कि फलाने पेज पे कौन सी हेडलाइन आई थी। तो ये पेरेंट्स का एफर्ट रहता है। और खुद टीचर्स भी इसमें ऐसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से ग्रूमिंग कर सकते हैं आप बच्चों की। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहती जी थैंक्स मैम, हूँ जी। कोशिश करेंगे। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे बच्चों को आप इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। और कोई? किसी टीचर को कोई पूछना है, कोई सवाल करना है? कोई सबको समझ में आ रहा है? चलिए, सबको समझ में आ रहा है तो एक साथ मैं ही कह दीजिए, अपनी आवाज सुना दीजिए सब लोग। मैम संगीता मैम कुछ पूछना चाह रही हैं। हाँ संगीता जी बोले। तो उनके फोन में आवाज क्लियर नहीं है तो उसी फोन से हाँ क्लियर करेंगे। पूछिए पूछिए संगीता जी। बंद कर दीजिए सर। नहीं मैं बंद कर देता हूँ, आप लीजिए। आप फोन कर दीजिए। बंद कर दीजिए। हेलो, अपर्णा मैम और अनुजा मैम को मेरा नमस्कार। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे कि आप बता रही हैं कि बच्चों पे पढ़ाते समय उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और उनको जैसे इंटरजेक्शन, उनसे आपस में बातचीत करनी चाहिए, ये सब हम लोग करते हैं। कभी कभी तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट हम लोग नहीं जगा पाते हैं। तो इसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग बच्चों से बातचीत करते
हैं कि उनकी कौन सी परेशानी है, घर की परेशानी है कि विद्यालय की परेशानी, कि वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। मगर उनसे पूरी तरह बात करने पे और पढ़ने के शिक्षा के विषय में उनको बहुत सी अच्छी बातें बताकर उनका इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ना कई बार तो मैंने जैसे बोला कि घर का भी ओरिएंटेशन होता है कि घर में कैसा है। अब कई फैमिलीज में जो है वो ये कहते हैं स्कूल में जो पढ़ लिया बाकी नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मतलब 12th के बाद उसने कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, घर का बिजनेस है उसमें लग जाएगा, जो भी काम है घर का उसमें कर लेगा, ऐसा करती हूँ। तो कहीं ना कहीं घर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर घर वाले नहीं ध्यान देते हैं तो बच्चे स्कूल में मन लगाते ही नहीं है। अगर घर में वो इस तरह से सुन ले, पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो, कई बार मैंने देखा है कई बच्चे पेरेंट्स मीटिंग में आकर टीचर्स को जरूर बोलेंगे कि हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया, और घर में वातावरण यही रहता है, ज्यादा पढ़कर क्या करेगा, चलो छुट्टियां बनाने वहां चले, ये करे वो करे। तो वो थोड़ा घर का रोल है। दूसरा ये है कि बच्चे जो नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं वो किसी तरह से दूसरे बच्चों को, जब आप जैसे कोई बच्चा है उसने क्लास में अच्छा आंसर दिया, उसको आपने अप्रिशिएट किया, चाहे क्लैपिंग करवाई, चाहे उसको कुछ पेन वगैरह कुछ गिफ्ट किया, कुछ ऐसी चीज दी जिससे कि उसको दूसरे बच्चे में ये भाव जागृत हो कि अगर क्लास में हम अच्छे से पढ़ रहे हैं या हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं या हम इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमारे भी क्लैपिंग हो सकती है, हमें भी अप्रिसिएशन मिल सकता है, हमें भी पेन पेंसिल कुछ मिल सकता है, हमें मैम डिबेट के लिए ले जाएंगी। ऐसी कुछ, जैसे हम कई बार कहते हैं ना बच्चों को लालच देने वाली बात, तो लालच तो नहीं कहेंगे इसे, बट ये है कि बच्चों को जैसे हम कहते हैं कि सीधी तरह से बच्चे नहीं मान रहे या नहीं उनका ध्यान, तो उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज, अच्छा ऐसे बच्चों को आप अपने साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लीजिए। किसी को नहीं क्लास में पढ़ने का मन कर रहा ना, उसको दूसरा काम दे दीजिए, चलिए ठीक है साइंस का प्रोजेक्ट है, जाओ वहां जाकर लैब की थोड़ी सेटिंग देख कर आओ, जाओ ये कराओ वो कराओ उससे। या डिबेट कंपटीशन में ऐसे बच्चों को जरूर, इंटरनल कॉम्पिटिशन्स में तो ले सकते हैं ना, अगर बाहर नहीं लेके जाना चाहते हो उनको स्कूल से बाहर, क्लास के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं या कुछ है वहां उनको इन्वॉल्व कीजिए। ऐसे बच्चों को एक्टिवली एंगेज करने की बात है, तब जाके उनका थोड़ा सा रुझान बढ़ेगा, वरना वो क्या पीछे बैठेंगे, बैक बेंचर बनेंगे तो वहीं बन जाएंगे। मैम मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, वो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ टीचर भी, हम लोग भी बहुत प्रयास में लगे रहते हैं कि वो बच्चे पूरी तरह से इंटरेस्ट लें, मगर फिर भी वो इंटरेस्ट लेना नहीं पूरी तरह से चाहते हैं। देखिए, कई बच्चों का अपना नेचर भी होता है। मेरा खुद का भतीजा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, अभी तो 5 साल का है, लेकिन पढ़कर राजी नहीं है। नॉलेज पूरी है उसको, हमसे भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन ये कि वो खुद नहीं पढ़ना चाहता ना। क्लास में भी उसको मैंने पढ़कर क्या करना है, ये है, वैसे उसको साइंटिस्ट बनना है, वैसे सब कुछ बनना है, लेकिन उसका, तो ये बच्चों का अपना नेचर होता है। धीरे धीरे यही बच्चे जो है, आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि उन बच्चों का, अगर उसको घर भी अच्छा है, आप भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर उनका इंटरेस्ट किधर की तरफ जा रहा है, स्पोर्ट्स में ज्यादा जा रहा है, स्पोर्ट्स में ज्यादा जा रहा है तो कोई बात नहीं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डालिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ जो है किसी एक क्षेत्र में तो हो, क्या पता वो बाद में स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना चाहता हो, तो वो ऑब्जर्व करने की बात है, उसका इंटरेस्ट किधर है। और ऐसे बच्चे 2-4 ही होंगे क्लास में, ऐसा नहीं कि पूरे 20 नहीं बच्चे, नहीं, बस 1-2 ही बच्चे रहते हैं इस हाँ तरह। 1-2 है ना, तो वो 1-2 को ऑब्जर्व कीजिए, क्या पता वो डांस में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, उनको खेल कूद में, मतलब कई बच्चे नॉटी होते हैं, वो टीचर को परेशान करके ही उनको खुशी मिल रही है, ठीक है। जी तो ऐसे बच्चों को कोई एक्टिविटी में मॉनिटर बना दीजिए, कुछ ऐसी चीज का कर दीजिए कि जब फिजिकल एजुकेशन के बच्चे जाएंगे, तुम इनकी क्लास की इनकी लाइन को लेके चलोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नेचर उनका बनाने की कोशिश करेंगे ना, अपने आप उनका थोड़ा रुझान क्लास की तरफ आएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। किसी और को कुछ पूछना है? ये लो। चलिए अपर्णा जी, मैं सोचती हूँ कि टाइम भी हो रहा है और लगता है टीचर्स के पास अब कुछ है नहीं। उमापति जी ने कहा कि लॉयर और डॉक्टर्स के से ज्यादा चैलेंज टीचर्स के लिए हो गया है,
तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि नो लाइफ विदाउट चैलेंज। अगर चैलेंज नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो ये बेटर है, एक टीचर के लिए ऑलवेज चैलेंज होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, और एक नहीं, और विलेज एरिया में तो आप यकीन नहीं करेंगे मैम, ऐसे बच्चे आते हैं और जिनको हम लोग कर रहे हैं, हमारे टीचर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कभी कभी जो के सर ने बोला कि हताश जाते हैं, हताश नहीं होना है। Nothing is impossible because it says itself, I am possible. तो इसलिए आपको हताश कभी नहीं होना है। और अभी कल भी सर ने बोला और इसके पहले भी बोलते रहे हैं सर, सीबीएसई ने तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। और सर का मैं जब से जुड़ी हूँ तब से सर बोलते हैं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन तभी जब आपके अंदर सीखने की आदत। ई लर्निंग प्रोसेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है, ये सर शुरू से बोल रहे हैं, तो अपने अंदर भी सीखने की आदत लाइए तभी बच्चों को सिखा पाएंगे। और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ टीचर से, बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो हम आज का वर्कशॉप चाहेंगे पढ़ना जी, यहीं पर हम लोग द एंड करते हैं। ये कहेंगे कि ज्ञान को आपने देखा होगा कि ज्ञान, कोई भी चीज को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो ज्यादा दिन तक वो चलता नहीं है। उसी तरह से ज्ञान है, अगर आपने सीखने और सिखाने की आदत अंदर नहीं लाई तो ज्ञान भी आपको वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अपर्णा जी प्रोग्राम टाइम करते हैं। थैंक यू मैम। अपर्णा जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है और मुझे लगता है कि सारे टीचर्स इस चीज को आज सीखेंगे। और अगला वर्कशॉप हम अंदर से भी चाहेंगे किसी पॉइंट पर इसी तरह से आप भी अपना समय दें हमारे टीचर्स के लिए। और ये वर्कशॉप कराने का मेन मकसद है कि टीचर हमारे कहीं कहीं पे हताश हो रहे हैं या कोई बात नहीं है तो आप क्वेश्चन बना के रखा करिए कि वर्कशॉप, क्योंकि अनुजा जी और अपर्णा जी एक हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, ये लोग कहीं बाहर से नहीं है, तो इसकी किसी तरह की हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बनाइए, आप जब आपके प्रॉब्लम्स का निराकरण करने में तो उन लोगों के क्वेश्चन करता हूं। मैं फंसी हूँ तो मैं अनुजा जी से और अपर्णा जी से अपनी बात को करती हूँ, इससे आप लोग भी इस चीज के लिए अवेयर रहिए ऑलवेज। और थैंक यू सो मच अपर्णा जी, आपने अपना टाइम दिया मुझे, क्योंकि आप बहुत आप लोगों का बिजी शेड्यूल रहता है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय स्टाफ की तरफ से आपको। जी और बहुत अनुजा बहुत जी ने भी बहुत थैंक यू मैम। ही इसमें अपना टाइम निकाला, जो और सामने दे रही है, तो साथ ही साथ में तो पता ही है कि आप अनुजा जी की मदर को आज 6 महीना 7 महीना पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, कुछ वो अभी दुरुस्त नहीं है और अभी हाल में ही इनके फादर की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो घर में 2 पेशेंट को ले चलना और उसके साथ साथ काम भी करते रहना, सारा डॉक्टर जितना बताते हैं, ये भी एक हम लोगों के लिए एग्जाम्पल ही है। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिसेस अफजल। और मुझे भी अच्छा लगा, अपर्णा को सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और जल्दी ही वो दिन आएगा जब मैं आऊंगी वहाँ पर्सनली सबसे मिलूंगी। बस मैं वेट ही कर रही हूँ। तो थैंक यू सो जी मच। थैंक यू आप सबका। बहुत अच्छा वर्कशॉप मुझे भी लगा, बहुत ही आप लोगों का इस बार इंटरेक्टिव रहा तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा पीपीटी वगैरह को लेके किया था तो उसमें इंटरेक्शन कम था, तो इसीलिए आज का बहुत अच्छा रहा और आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। अब नए साल में जुड़ेंगे आपके साथ। और अनुजा जी का भी बहुत बहुत थैंक यू, बलराम सर का भी थैंक यू कि वो लोगों ने भी टाइम निकाला, और खास तौर पे अनुजा जी तो अभी तक हमारे साथ कनेक्ट किया और पूरा जूम मीटिंग भी लॉन्च की है, तो उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी 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 ओके ठीक है, थैंक यू। नमस्ते, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू।